जीनियस इम्पैक्ट गेम में मन न लगने की वजह से मैं यानी कि तीवत का रॉक गॉड सोल लैंड की दुनिया में ट्रांसमिग्रेट हो गया। मेरे साथ हद से ज्यादा बड़बड़ करने वाली पेमन भी सोल लैंड में ट्रांसमिग्रेट होकर आ गई। इस दुनिया में आने का मेरा मकसद था असुरा गॉड, सी गॉड और एंजल गॉड के बीच हो रहे बैटल को रोकना, लेकिन तभी मेरी किस्मत ने कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? धीरे धीरे कियान रेनेक्सू को मुझसे प्यार हो गया और वो मुझसे शादी करना चाहती है। यही नहीं, मैंने अपनी पावर के सिर्फ 1% से तांग सैन की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। कहानी शुरू होती है जब दुनिया में सारे देवता और दानव आपस में भिड़ रहे हों तो मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन आम जनता का दुख दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। मेरा बस एक ही मकसद है, चारों दिशाओं को शांत करना और इस बेदर्द दुनिया में मासूमों को सुरक्षा देना। जालिंग पास के ऊपर आसमान में तीनों देव भयंकर जंग में उलझे हुए थे कि अचानक एक दिव्य और रोबदार शख्सियत की एंट्री हुई। वो छाती पर हाथ बांधे खड़ा था और उसकी आवाज से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। छियान रेनशुए पसीने से लथपथ उठी, दिल धक धक धड़क रहा था और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। फिर वही सपना, ये बार बार क्यों आ रहा है? सी गॉड, राक्षस देव, स्पिरिट एम्पायर और वो खुद को मोराक्स कहने वाला अजीब सा भगवान। और इस बार उल्कापिंड गिरने से ठीक पहले उसने वो चेहरा साफ देख लिया था। वो चेहरा इतना जाना पहचाना था कि उसकी रूह कांप गई। नॉट पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। वो तो बस एक नंबर का नल्ला और मुफ्तखोर है। वो इतना ताकतवर यानवांग एम्परर कैसे हो सकता है? तियानदो शहर के उत्तर में बने एक आलिशान बंगले में तुम्हें अचानक से एक जोरदार छींक आई। तुमने थोड़ा रुक कर सोचा और उन एम्बर जैसी चमकती आंखों में एक पल के लिए शंका आई। लॉजिकली देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी हर तरह के जहर और बीमारी से परे है, फिर सर्दी जुकाम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर मुझे याद कौन कर रहा है? जोंगली, क्या हुआ तुम्हें? पास में ही हवा में तैरती 2 फीट की छोटी सी पैमन अपनी नींद से भरी आंखें मलते हुए बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंड लग गई है। ये सुनते ही पैमन की नींद गायब हो गई। वो हवा में उड़ी, आंखें फाड़कर देखने लगी और मन ही मन सवालों की झड़ी लगा दी। तुमने ज्यादा सफाई नहीं दी, बस उसे जल्दी सोने को कहा। उसे सिर एक तरफ लुढ़काकर सोता देखकर तुमने मुस्कुराते हुए उस पर कंबल उड़ाया और खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखने लगे। तुम असल में तीवत के यानवांग एम्परर मोराक्स थे। जब तुम्हारी दिव्य शक्तियां क्षीण हो रही थीं, तब किस्मत तुम्हें पैमन के साथ खींचकर इस डोलो कॉन्टिनेंट में ले आई। देखा जाए तो यह कोई बुरी बात भी नहीं थी। अगर तुम तीवत में ही रहते तो धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाते। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आते ही पैमन तुम्हारे कान के पास आकर चिल्लाने लगी, ओए आवारा, उठ जाओ। तुम्हारी भौहें तन गईं। मुझे याद है कि ट्रैवलर ने कहा था कि तुम बस एक इमरजेंसी खाना हो। बिल्कुल नहीं, पैमन तो बस पैमन है। छोटी सी पैमन हवा में पैर पटकते हुए गुस्सा हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया। वो तो बस एक मजाक था। 2 ही मिनट में पैमन का गुस्सा शांत हो गया। वो अपने छोटे छोटे हाथ मलते हुए उम्मीद भरी नजरों से बोली, वैसे आवारा जी, आज नाश्ते में क्या खाएंगे? वेस्ट साइड में एक बहुत बढ़िया टोफू की दुकान है, आज वहीं चलते हैं ना? ग्रेट, मुझे तो मीठा टोफू खाना है और उसमें 3 चम्मच चीनी भी चाहिए। नमकीन टोफू का टेस्ट ज्यादा क्लासिक होता है। मुझे नहीं सुनना, मुझे तो मीठा ही चाहिए। तियानदो की सड़कों पर चलते हुए पैमन हर आते जाते बंदे को हेलो बोल रही थी। अंकल, आंटी, भैया, दीदी, किसी को नहीं छोड़ रही थी। शहर के लोग इस उड़ती हुई छोटी सी चीज के आदी हो चुके थे। सब इसे तुम्हारा कोई अजीब स्पिरिट अवतार समझते थे, जिसमें लड़ने की ताकत तो नहीं थी पर देखने में काफी क्यूट थी। तुम उसके पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे और ट्रैवलर वाली फीलिंग ले रहे थे। जब पैमन जैसी बोलने वाली दुकान साथ हो तो तुम्हें मुंह खोलने की जरूरत ही कहाँ थी? गुड मॉर्निंग क्राउन प्रिंस, पैमन ने चलते चलते हवा में कैजुअली विश किया। शुए चिंघे ने अनजाने में जवाब दे दिया, पर जब तक उसका ध्यान भटका तुम और पैमन काफी आगे निकल चुके थे। तुम्हारी चाल अभी भी एकदम रिलैक्स थी। पीछे से आती हुई छानबीन करती नजरें धीरे धीरे करीब आ रही थीं। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ ही पलों में शुए चिंघे तेजी से चलकर तुम्हारे पास आ गया। छोटे पैमन, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? शुए चिंघे ने बहुत ही मीठी और भोली मुस्कान के साथ पूछा। हम टोफू खाने जा रहे हैं प्रिंस साहब, आप भी चलेंगे क्या? पैमन ने बस शिष्टाचार में पूछ लिया। जरूर, वैसे भी मैंने नाश्ता नहीं किया है। पैमन वहीं जम गई। तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत भी नहीं थी। तुम समझ गए थे कि उस छोटे से जीव का चेहरा उतर चुका है। उसने तो बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछा था, पर यह बंदा तो बहती गंगा में हाथ धोने आ गया। और सबसे बड़ी दिक्कत, तुम लोगों की जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। इस नाश्ते के बाद तो कंगाली पक्की थी। शुए चिंघे ने पैमन का उतरा हुआ चेहरा देख लिया और मन ही मन हंसा। फिर बड़े दिल वाले अंदाज में बोला, मिलना एक इत्तेफाक है। आज का नाश्ता मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच प्रिंस साहब। पैमन की बाँछें खिल गईं। वो तुरंत मुड़ी और तुम्हारी कोहनी मारते हुए बोली, जोंगली, कुछ सीखो इनसे। थोड़े पैसे कमाया करो ताकि बाद में हम भी प्रिंस साहब को ग्रैंड डिनर करा सकें। तुम्हारा मतलब क्या है? शुए चिंघे ने सोचा, इसका क्या मतलब हुआ? चलो चलो टोफू खाते हैं। पैमन को मीठा टोफू सबसे ज्यादा पसंद है। पैमन माहौल को संभालते हुए आगे बढ़ी, पर तुम्हें ताना मारना नहीं भूली। कुछ मुफ्तखोरों की तरह नहीं, जिन्हें नमकीन टोफू पसंद आता है। यह कहते हुए उसने तुम्हें घूर कर देखा। तुम्हारा चेहरा एकदम शांत था, जैसे तुमने कुछ सुना ही न हो। शुए चिंघे तुम्हारे बगल में चल रहा था। उसकी नजरें बार बार तुम पर टिक रही थीं
और आंखों के पीछे की चालाकी साफ छुप रही थी। वेस्ट साइड की पुरानी नाश्ते की दुकान में जैसे ही तुम तीनों बैठे, मालिक के हाथ कटोरा पकड़ते समय कांप रहे थे। अभी तुमने ऑर्डर दिया भी नहीं था कि बगल वाली टेबल की बातें तुम्हारे कानों में पड़ी। एक महिला कस्टमर ने अभी अभी आई मीठी टोफू की कटोरी अपने साथी की तरफ बढ़ाई और पूछा, चीनी डालूं क्या? पुरुष कस्टमर ने गंभीरता से कटोरी ली और बोला, या तो 2 चम्मच डालो या 4। महिला हैरान हुई, 3 चम्मच क्यों नहीं? पुरुष ने ठंडी सांस भरी और बहुत ही सीरियस होकर बोला, 3 चम्मच चीनी डाली तो घर का घोड़ा निकल लेगा। ऐसी अजीब बात सुनकर पास बैठा शुए चिंघे भौचक्का रह गया। वो मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में ऐसा होता है? 3 चम्मच चीनी का इतना बड़ा अपशकुन? और ठीक उसी वक्त शहर के दरवाजे के बाहर शहर में घुसने की तैयारी कर रहा वांगछी डोलू अचानक बिना किसी वजह के जोर से छींका। उसकी आंखों में तुरंत दरिंदगी आ गई। पता नहीं कौन पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहा है, सच में मरने का शौक चढ़ गया है। पैमन ने बगल वाली टेबल की बात सुनी और सहमति में सिर हिलाया। फिर दुकान के मालिक की तरफ चिल्लाई, भैया 2 मीठे टोफू और 1 नमकीन देना, और हाँ, मीठे वाले में 3 चम्मच चीनी बिल्कुल मत डालना। शुए चिंघे ने अपने चेहरे पर प्रिंस वाला नकाब पहने रखा और बड़े अदब से बोला, जोंगली भाई, सुना है आपका ज्ञान काफी गहरा है, क्या हम इस बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं? पैमन अभी डिंगे हाँकने ही वाली थी कि जोंगली को सब पता है, लेकिन ऐन मौके पर अपनी बात बदलते हुए बोली, अरे इन्हें कुछ नहीं आता, मुफ्त का खाने पीने के अलावा कुछ नहीं आता इनको। तुम्हारा मतलब क्या है? शुए चिंघे ने मन ही मन राहत की सांस ली। जब इसका अपना स्पिरिट ही ये कह रहा है तो लगता है इसमें सच में कोई खास बात नहीं है। तभी तुमने नजर उठाई और उसकी तरफ देखा। तुम्हारी आवाज किसी 1000 साल पुराने पहाड़ की तरह भारी और स्थिर थी। कोई बात नहीं प्रिंस साहब, आप जो पूछना चाहते हैं बेझिझक पूछिए। इसे इस नाश्ते का शुक्रिया समझ लीजिए। शुए चिंघे की भौहें थोड़ी उठी। उसने सीधा एक मुश्किल सवाल दाग दिया, जोंगली भाई, आज के समय में स्पिरिट हॉल के बारे में आपकी क्या राय है? पैमन ने तुरंत तुम्हारी आस्तीन खींची और धीरे से बोली, अगर नहीं पता तो फेंको मत, कहीं प्रिंस साहब टोफू के पैसे देने से मना न कर दें। तुमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उंगलियों से कटोरी के किनारे को सहलाते हुए तुमने धीमे से कहा, सच कहूं तो स्पिरिट हॉल का जाल बहुत खतरनाक है, लेकिन अंदरूनी और बाहरी समस्याओं ने उन्हें घेर रखा है। शुए चिंघे मन ही मन हंसा, वही हवाई बातें। पर अगले ही पल तुम्हारे शब्दों ने उसके चेहरे की मुस्कान छीन ली। पहले जाल की बात करते हैं। इस महाद्वीप पर स्पिरिट मास्टर्स की सबसे ज्यादा इज्जत है। स्पिरिट हॉल ने दोनों साम्राज्यों के हर छोटे बड़े गांव में अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। वे हर साल आम लोगों के बच्चों का फ्री में स्पिरिट जगाते हैं। जो प्रतिभाशाली होते हैं उन्हें तुरंत अपनी तरफ खींच लेते हैं और बाकी आम स्पिरिट मास्टर्स को वजीफा देकर अपने साथ जोड़ लेते हैं। इस तरह वे धीरे धीरे दुनिया के सारे होनहारों पर कब्जा कर रहे हैं। ये चाल बहुत ही सधी हुई है। तुम्हारा हर एक शब्द शुए चिंघे की धड़कनें बढ़ा रहा था। उसने आंखें फाड़कर तुम्हें देखा। उसकी उंगलियां अनजाने में कस गईं। यह कोई अनपढ़ नहीं है, इसने तो स्पिरिट हॉल की जड़ों को उखाड़ कर रख दिया। ऐसी अंदर की जानकारी तो हमारे गुप्तचर भी नहीं ला पाए। एक आम इंसान को यह सब कैसे पता? अभी तक प्रिंस बनने का नाटक कर रहा बंदा झटके से खड़ा हुआ और तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर झुक गया। उसका लहजा पूरी तरह बदल चुका था। सर, आपका ज्ञान तो अतुलनीय है। चिंघे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आपको अपने पैलेस में आमंत्रित करता हूँ। जब मैं सम्राट बनूंगा तो आपको देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। तुमने पैलेस में सरकारी अफसर बनना तो स्वीकार नहीं किया, बस प्रिंस के गेस्ट के रूप में जुड़ने की बात मान ली। रास्ते में चलते हुए पैमन तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। मान गए जोंगली, पहले अपने सारे बिल्हू ताओ के नाम फाड़ते थे और अब सीधा प्रिंस के नाम। मुफ्तखोरी का दायरा तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें बस रहस्यमयी मुस्कान बिखेरते देख उसने चिढ़कर मुंह फेर लिया। नहीं बताना तो मत बताओ, आज से मैं तुम्हें मुफ्तखोर ही बुलाऊंगी। जब तुम दोनों शहर के गेट पर पहुंचे तो वहां गाली गलौज की आवाजें सुनाई दी। 7-8 लोगों का एक ग्रुप रास्ते पर खड़ा था। उनकी लीडर एक लड़की थी जो जोर जोर से बड़बड़ा रही थी। जैसे ही उसकी नजर हवा में तैरती पैमन पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हवा में कैसे उड़ रही है? ग्रुप में से एक मिडिल एज बंदा तेजी से आगे आया और चिल्लाया, लिविंग स्पिरिट। वो दौड़कर पैमन के पास आया। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। वो पैमन को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। ये तो बोल भी सकती है, कमाल है, ये तो इतिहास का पहला अजूबा है। पैमन उसकी घूरती नजरों से डर गई और झट से तुम्हारी पीठ के पीछे छुप गई। केवल अपना सिर बाहर निकाल कर बोली, ओए सिरफिरे अंकल, अगर ऐसे ही घूरते रहे तो मैं तुम्हारा ऐसा नाम रखूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। तुम्हें तो मैं छोटा गंजा ही बुलाऊंगी। गांगजी, तुम्हारा क्या मतलब है? पास खड़े फ्लेंडर से अपनी हंसी रोकी नहीं गई। वो अपनी जांघ ठोकते हुए हंसने लगा। गांगजी, ये नाम तो तुझ पर बहुत जच रहा है। ओ छोटे गंजे, फ्लेंडर, अगर तू और हंसा तो हमारी दोस्ती खत्म। यू शियाओगांग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने गहरी सांस लेकर अपने गुस्से पर काबू पाया और तुम्हारी तरफ देखा जो अभी तक चुपचाप खड़े थे। सिर्फ एक नजर में ही उसका दिल दहल गया। तुम उस भीड़ में एकदम शांत और अलग खड़े थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर एक स्वाभाविक राजाओं जैसा रोब था। यू शियाओगांग ने अपनी हैरानी को दबाया और बहुत ही नम्रता से बोला, भाई, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी जन्मजात स्पिरिट पावर कितनी है? मुझे पता है ये सवाल थोड़ा अजीब है, लेकिन एक स्कॉलर होने के नाते
मैं इस स्पिरिट के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, खासकर इस पैमन के बारे में। उसका व्यवहार बहुत ही झुका हुआ था, लेकिन फुलैंडर और बाकी लोग पीछे खड़े होकर सिर हिला रहे थे। जब पता है कि पूछना अजीब है तो पूछ ही क्यों रहा है? तुमने आंखें झुका ली और सोच में पड़ गए। तुम इस दुनिया के थे ही नहीं और अब तुम्हारे पास इंसानी शरीर भी पूरा नहीं था, तो स्पिरिट पावर कहाँ से आती? सामने खड़े लोगों को देखकर उनकी बातों और हाव भाव से तुमने तुरंत पहचान लिया कि यह वही डुकुबो द्वारा रॉयल एकेडमी से भगाई गई श्रेक की टीम है। जोंगली, ये जन्मजात स्पिरिट पावर क्या होती है? पैमन अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए तुम्हारे पास आई और नासमझी से सिर हिलाने लगी। ये सुनते ही पूरा माहौल शांत हो गया। यू शियाओगांग मन ही मन हंसा। 29 साल की उम्र में भी 50 साल जैसा दिखता है। इसके पास तो रत्ती भर स्पिरिट पावर नहीं है, ये तो पूरी तरह से आम इंसान है। इतना दुर्लभ स्पिरिट होने का क्या फायदा जब स्पिरिट पावर ही शून्य है? रिसर्च के लायक भी नहीं बचा। वो पैमन को देखकर सोचने लगा कि काश इसकी आने वाली पीढ़ी ये स्पिरिट इनहेरिट कर पाए। मुंह पर झूठी हमदर्दी जताते हुए बोला, हम दोनों का नसीब कितना खराब है, स्पिरिट होकर भी किस्मत ऐसी पाई। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि कम से कम वो इस कचरे से तो बेहतर है। तुमने उसकी घटिया सोच पर ध्यान नहीं दिया, बस पैमन को प्यार से समझाने लगे। इस दुनिया में जब बच्चा 6 साल का होता है तो उसकी स्पिरिट जागती है, उसी के साथ स्पिरिट पावर भी मिलती है। अगर पावर न हो तो इंसान ट्रेनिंग नहीं कर सकता और स्पिरिट मास्टर नहीं बन सकता। भले ही आधी या 1 पॉइंट पावर हो, मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। ये पावर स्पिरिट की क्वालिटी और इंसान की काबिलियत पर निर्भर करती है। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन इतना साफ और लॉजिकल था कि सब लोग हैरान रह गए। इसे अनपढ़ कह रहे थे, ये तो इस प्रोफेसर से भी ज्यादा जानता है। फिर सबने यू शियाओगांग का उतरा हुआ चेहरा देखा और मन ही मन सोचने लगे, क्या इत्तेफाक है? 2 बिना काम के स्पिरिट वाले बंदे एक ही रास्ते पर निकल पड़े। वाह, स्पिरिट्स तो बहुत कूल होते हैं। पैमन की आंखें चमक उठीं। काश पैमन के पास भी कोई स्पिरिट होता। सबके चेहरे बिगड़ गए। तू खुद एक स्पिरिट है और तुझे स्पिरिट चाहिए? ये क्या बकवास है? भीड़ में चुपचाप खड़ी जू जूचिंग ने अचानक नजरें उठाईं और तुम्हें घूरने लगीं। तुमने भी उसकी तरफ देखा और हल्की सी भौहें सिकोड़ीं। इस लड़की की नजरें बहुत अजीब थीं। उसमें एक जाना पहचानापन था, एक हैरानी थी और एक गहरा अविश्वास था, जैसे उसने तुम्हें पहले कहीं देखा हो। जू जूचिंग के दिमाग में सपने की वो यादें ताजा हो गईं। वो पीला सुनहरा रोशनी का गोला, वो सुकून देने वाली भारी आवाज और वो शब्द, चट्टानों का बोझ हमेशा सुकून देता है, यानवांग एम्परर। फिर उसने तुरंत सिर हिलाकर इस बेतुके ख्याल को झटक दिया। उतना महान देवता एक मामूली आम इंसान कैसे हो सकता है? बस शक्ल सूरत मिलती होगी। जूचिंग, किसे देख रही हो? दाई मुबाई ने उसकी नजर का पीछा किया और उसके मन में जलन की आग भड़क उठी। दाई मुबाई, हम इतने करीब नहीं हैं, मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाओ, जू जूचिंग ने ठंडे लहजे में कहा और नजरें फेर लीं। दाई मुबाई गुस्से से तिलमिला उठा। जब उसने तुम्हारा शांत और हैंडसम चेहरा देखा तो पुराना और नया गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। एकेडमी से निकाले जाने का गुस्सा तो पहले से ही था, अब इस चिकने चेहरे वाले आम इंसान की यह हिम्मत कि उसकी मंगेतर पर डोरे डाले, ये तो मरने के लक्षण हैं। वो क्रूर मुस्कान के साथ आगे बढ़ा ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। दाई मुबाई, रुक जाओ। जू जूचिंग का चेहरा बदल गया। वो एक आम इंसान है, तुम उस पर हाथ नहीं उठा सकते। ये तियानदो शहर है, अंजाम सोच लेना। फ्लेंडर और जाओ वुजी हाथ बांधे पीछे खड़े रहे, रोकने का नाम नहीं लिया। माँ होंगजुन और ऑस्कर तो मजे ले रहे थे। ओ पीले बाल वाले, तुम क्या करने वाले हो? पैमन तुमसे डरती नहीं है? पैमन की आवाज कांप रही थी। वो डर के मारे तुम्हारी पीठ पीछे छुप गई और सिर्फ अपना सिर बाहर निकालकर दाई मुबाई को देखने लगी। दाई मुबाई का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने घूंसा कसा और आगे बढ़कर बोला, छोटे जीव, संभल कर बोल वरना बुरा अंजाम होगा। जैसे ही दाई मुबाई हमला करने ही वाला था, पैमन अचानक तुम्हारी पीठ के पीछे से निकलकर सामने आई और सीना ठोक कर चिल्लाई, हम कोई आम इंसान नहीं हैं। जोंगली तो प्रिंस के खास मेहमान हैं। प्रिंस शुए चिंघे खुद हमारी इज्जत करते हैं। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। एक बिना स्पिरिट पावर वाला आम इंसान प्रिंस का गेस्ट? दाई मुबाई हंस पड़ा। प्रिंस का गेस्ट? फिर तो मैं भी स्टार लुओ एम्पायर का तीसरा राजकुमार हूँ। उसने पैमन की बात को मनगढ़ंत कहानी समझा और तुम्हें धक्का देने के लिए हाथ उठाया। ठीक उसी पल तुम उसे नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे खड़ी जू जूचिंग की तरफ देखने लगे। छोटी बच्ची, क्या हम पहले कभी मिले हैं? सबकी सांसें अटक गईं। सामने वाले की धमकी को ठेंगा दिखाकर सीधा उसकी मंगेतर से फ्लर्ट? ये बंदा तो बहुत जिगर वाला निकला। जू जूचिंग ने जब तुम्हारी शांत आंखों में देखा तो उसके कान लाल हो गए। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, उसका ये शर्माता हुआ रूप देखकर श्रेक के सारे लोग हक्के बक्के रह गए। क्या ये वही बर्फीली और कड़क जू जूचिंग है? लगता है दाई भैया का पत्ता कटने वाला है। माँ होंगजुन के मुंह से जोर से निकल गया। इस बात ने दाई मुबाई के गुस्से में घी का काम किया। प्रिंस साहब, आप आ गए। पैमन तुरंत उड़कर शुए चिंघे के पास गई। ये बंदा हमें धमका रहा था, सिर्फ इस दीदी ने हमारी मदद की। शुए चिंघे का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दिन दिहाड़े उसकी रियासत में उसके खास मेहमान पर हमला। उसने पैमन के इशारे पर जू जूचिंग को देखा, फिर अपनी नजरें हटा लीं। अरे सच में क्राउन प्रिंस? निंग रोंगरांग बोली। शुए चिंघे ने उसे पहचान लिया। रोंगरांग बहन? निंग रोंगरांग जब तुम्हें विश करने आगे आई तो श्रेक की पूरी टीम का दिमाग घूम गया। ये सच में प्रिंस का खास मेहमान है। शुए चिंघे को जैसे कुछ याद आया
उसका चेहरा भयानक हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते भी हो कि जोंगली सर मेरे सबसे खास मेहमान हैं। उसकी आंखों में कातिलाना गुस्सा था। उसने अभी अभी तुम्हें अपना गेस्ट बनाया था और तुरंत ही किसी ने आकर बदतमीजी कर दी। ये तुम्हारा नहीं, सीधा उसके पैलेस का अपमान था। उसकी नजर में तुम एक सदी में पैदा होने वाले महाज्ञानी थे। ईश्वर ने तुम्हें अपार बुद्धि दी पर स्पिरिट पावर नहीं दी। तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है जोंगली सर पर हमला करने के लिए? उसकी नजरों में खौफनाक कातिलाना एहसास था। श्रेक के लोग सहम गए। किसने सोचा था कि एक बिना पावर वाला इंसान प्रिंस के लिए इतना खास होगा? निंग रोंगरांग तो सबसे ज्यादा हैरान थी। उसने प्रिंस को कभी इतना हिंसक नहीं देखा था। फ्लैंडर और जाओ वुजी का दिल बैठ गया। शहर में आते ही चौथे राजकुमार से दुश्मनी ली और अब क्राउन प्रिंस से पंगा। चौथा राजकुमार तो बस बदमाश है पर क्राउन प्रिंस तो कल का राजा है। इस कचरे में ऐसा क्या है जो प्रिंस इतना भड़क रहा है? मेरे भाई तांग सान के पास अपार ज्ञान है। वो इस फालतू बंदे से 1000 गुना बेहतर है। उसे तो इस पोस्ट की कोई परवाह भी नहीं है। श्याओ, वो अचानक बोल पड़ी। तांग सान ने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। तू किस गाजर की मूली है रे खरगोश? पैमन ने हवा में उड़ते हुए गुस्सा जताया। जोंगली कोई कचरा नहीं है। उनके ज्ञान की तारीफ करने बैठूं तो 3 दिन कम पड़ जाएंगे। खरगोश! श्याओ वो का दिल धक से रह गया। इम्पॉसिबल, मैंने अपनी पहचान छुपा रखी थी। ये बिना स्पिरिट वाला जीव मेरी असली पहचान कैसे ताड़ गया? उसने खुद को संभाला और हंसते हुए बोली, वाह, छोटा जीव तो मालिक का बड़ा वफादार निकला। बिल्कुल नहीं, तुम सब बुरे लोग हो। पैमन ने पैर पटके और तुम्हारी पीठ पीछे छुपकर रोने लगी। जोंगली, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों में एक पीली सुनहरी चमक कौंधी। 6000 सालों से जीवित रहने के कारण तुम ऐसी चींटियों जैसी धमकियों को नजरअंदाज कर सकते थे, लेकिन पैमन तुम्हारे साथ इस दुनिया में आई थी। वो तुम्हारी अपनी थी और अपनों की रक्षा करना तुम्हारे खून में था। इससे पहले कि प्रिंस कुछ बोल पाता, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! एक भयानक पीली सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। तुम्हारी एम्बर जैसी आंखें सोने की तरह चमकने लगीं। एक असीम और भारी दबाव पूरी जगह पर छा गया। शुए चिंघे और जूजूचिंग का दिल कांप उठा। ये एहसास, ये बहुत जाना पहचाना था। ये वही सपने वाली आवाज थी जो हमेशा पहाड़ की तरह अडिग रहती थी। चट्टानों का बोझ हमेशा सुकून देता है। यानवांग एम्परर। शुए चिंघे का पूरा शरीर कांपने लगा और तुम्हारे माथे पर प्राचीन सुनहरे पीले रंग के ड्रैगन हॉर्न्स धीरे धीरे उभरने लगे। जोंगली, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। पैमन गुस्से में तुम्हारे पीछे छुप गई और अपना छोटा सा मुंह बनाकर सामने वालों की तरफ घूरने लगी। तुमने कोई जवाब नहीं दिया। सामने खड़ा शुए चिंघे जैसे ही कुछ बोलने वाला था, तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। बूम! एक झटके में सुनहरी पीली रोशनी हवा में फट पड़ी। शुए चिंघे और जूजूचिंग दोनों के दिल एक साथ दहल गए। उनके मन में एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास कौंध गया। तुम्हारी एम्बर जैसी आंखों में चमकती हुई सुनहरी लकीरें उभर आई थीं। एक कदम और ऐसा लगा जैसे हजारों पहाड़ों का भयानक बोझ एक साथ पूरे इलाके पर टूट पड़ा हो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्या ये एक मामूली आम इंसान नहीं था? यानवांग एम्परर, ये ताकत, ये वही भारी रॉक गॉड वाली ताकत है। शुए चिंघे के लिए यह एहसास बिल्कुल नया नहीं था। ये वही चेहरा और वही रुतबा था जो उसे हर रात सपने में दिखता था। जिस शख्स को वो इतने वक्त से ढूंढ रहा था, वो अचानक इस तरह उसके सामने आ खड़ा होगा, उसने सोचा भी न था। ये वही है, 100% वही है। शुए चिंघे का पूरा शरीर कांपने लगा। खौफ, एक्साइटमेंट और एक अजीब सा अनजाना एहसास उसके दिल में उमड़ पड़ा। तुम्हें शायद कुछ एहसास हुआ। तुम्हारे कदम एक पल को रुके और जैसे ही तुमने दूसरा कदम रखा, तुम्हारे आसपास का पूरा माहौल ही बदल गया। येलो, येलो, पर्पल, पर्पल, ब्लैक, 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 रेड, रेड। 9 स्पिरिट रिंग्स एक के बाद एक तुम्हारे पैरों के नीचे से निकलकर हवा में तैरने लगी। सुनहरी पीली रंग की ड्रैगन सींगें तुम्हारे माथे को चीरती हुई बाहर आईं, जो धूप में बेहद ठंडी और खौफनाक चमक दे रही थीं। पूरा मैदान सन्न रह गया। आसपास खड़े लोग डर के मारे उल्टे पैर पीछे भागे। टाइटल डोलू, 10 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग वाला टाइटल डोलू। फ्लैंडर और उसकी पूरी टीम की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। माथे से पसीना बहकर गालों पर आने लगा। उंगलियां तक कांप रही थीं। पैमन ने अपना छोटा सा सिर टेढ़ा किया। गोल गोल आंखों में ढेरों सवाल तैर रहे थे। जोंगली, तुम्हारे पास ये रंग बिरंगे चूड़े कब से आ गए? वो मुंह से झूठ नहीं बोल पाती थी, पर दिल की बात अच्छी तरह जानती थी। दूसरों के सामने उसने हमेशा यही कहा कि तुम एक बहुत ही साधारण से बंदे हो जिसे कुछ नहीं आता, पर उसने कभी मोराक्स का नाम नहीं लिया, उस यानवांग एम्परर का नाम नहीं लिया जिसने राक्षसों के दौर को खत्म करके हजारों साल तक लियुए पर राज किया था। शुए चिंघे और जूजूचिंग भी पूरी तरह कंफ्यूज थे। उनकी यादों के यानवांग एम्परर को कभी इन फालतू रिंग्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर इस वक्त बहस का टाइम नहीं था। तुम्हारा सिर्फ वहां खड़े रहना ही लोगों का दम घोंटने के लिए काफी था। ऊपर से ये ड्रैगन स्पिरिट अवतार और उस पर 10 लाख साल पुरानी रेड रिंग। श्रेक के सारे बंदे भीगी बिल्ली बन चुके थे। दाई मुबाई का चेहरा तो ऐसा पीला पड़ा था जैसे खून का एक कतरा भी न बचा हो। अभी अभी डुकुबो से पंगा लिया था और अब सीधा उससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक बंदे से टकरा गया। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। भीड़ में भी भगदड़ मच गई। सब अवाक थे। जोंगली, ये बंदा तो 10 लाख साल की रिंग वाला टाइटल डोलू निकला। क्या इसका स्पिरिट वो उड़ने वाला खिलौना नहीं था? तुझे क्या पता बे, इसे ट्विन स्पिरिट्स कहते हैं। तमीज से नाम ले। जोंगली साहब बोल। ये सब बातें तांग सान के कानों में पड़ी तो उसका दिल बैठ गया।
ट्विन स्पिरिट्स, और पहले स्पिरिट को ही टाइटल डोलू लेवल तक ले गया। यानी वो जब चाहे अपने दूसरे स्पिरिट पैमन को भी रिंग्स दे सकता है, और जब दूसरा स्पिरिट पूरा हो जाएगा तो 9 की 9 रिंग्स 50,000 साल से ऊपर की होंगी। ऐसा बंदा तो अजेय बन जाएगा। और सबसे खौफनाक बात, ये एक साथ दोनों स्पिरिट्स इस्तेमाल कर रहा है। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। एक तो लिविंग स्पिरिट वैसे ही दुर्लभ होता है, ऊपर से दोनों स्पिरिट्स को एक साथ चलाना तो कभी सुना ही नहीं था। तभी तुम्हारे कान में एक भारी और धीमी आवाज गूंजी, दोस्त क्या तुम तांग हाओ को थोड़ा सा मान दे सकते हो? इन बच्चों को एक बार छोड़ दो, भविष्य में तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। छुप कर बैठा तांग हाओ भी अंदर से हिला हुआ था। ट्विन स्पिरिट्स, टाइटल डोलू, 10 लाख साल की रिंग। अगर मैं इससे भिड़ा तो बहुत भारी पड़ेगा। उसकी अपनी 10 लाख साल वाली रिंग का चक्कर अलग था, पर तुम्हारी ताकत देखकर साफ लग रहा था कि तुमने खुद 10 लाख साल के स्पिरिट बीस्ट का शिकार किया है। ऐसा कड़ा बंदा अगर जंग लंबी खिंच गई तो उसकी पुरानी चोटें उभर आएंगी, फिर तांग सान का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। वो तो बस तांग सान और श्याओ वो को बचाने के लिए बीच में आया था, बाकी दुनिया मरे या जिए उसे क्या फर्क पड़ता था। पर रुको, ट्विन स्पिरिट्स और श्याओ वो? तांग हाओ का दिल धक से रह गया। 10 लाख साल की स्पिरिट रिंग तो कोई टाइटल डोलू दोबारा नहीं सोख सकता, पर स्पिरिट बोन हड्डी तो किसी भी लेवल पर सोखी जा सकती है। सामने से चलकर आई 10 लाख साल की स्पिरिट बीस्ट को यह बंदा भला कैसे छोड़ेगा? भीड़ में खड़ी श्याओ वो का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका था, हाथ पैर ठंडे हो गए थे। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि यह बंदा टाइटल डोलू है तो मैं कभी मुंह न खोलती, चुपचाप पीछे खड़ी रहती तो कुछ न होता। पर अब ये ट्विन स्पिरिट्स वाला डोलू है, मेरे भागने का तो चांस ही खत्म हो गया। मुझे एक जवाब चाहिए। तुम्हारे होंठ हल्के से हिले। तुम्हारी शांत आवाज हवा को चीरती हुई सीधा तांग हाओ के कानों में पहुंची, बिना किसी उतार चढ़ाव के। तांग हाओ के माथे की नसें फूल गईं, हाथों की मुट्ठियां कस गईं। उसने हमला करने का सोचा, पर अंजाम बहुत भारी था। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद उसने अपने गुस्से को दबाया और कदम पीछे खींच लिए। दोस्त, अगर तुम इस खरगोश को जान से न मारो तो तांग हाओ तुम्हें एक ऐसा खजाना देगा जिसकी कीमत इसके बराबर होगी। तुम्हारी भौहें हल्की सी तनी। मैंने कब कहा कि मैं श्याओ वो को मारना चाहता हूँ? ये तांग हाओ खुद ही क्या क्या खिचड़ी पका रहा है। खैर जो भी हो, इस खरगोश ने तुम्हारी तौहीन की थी तो थोड़ा हर्जाना यानी मेंटल डैमेज फंड वसूलना तो बनता ही था। तुमने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर ये मुझे या पैमन को परेशान नहीं करेगी तो मैं जोंगली कभी इसका शिकार नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट? तांग हाओ ने राहत की सांस ली। तुम्हारी पर्सनैलिटी देखकर लग रहा था कि तुम फालतू का शो ऑफ पसंद नहीं करते। जब तक दाई मुबाई ने उंगली नहीं की तुमने अपनी ताकत छिपाई रखी। ऐसे लोग अपनी जुबान के पक्के होते हैं। ठीक है, आदमियों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट पक्का। तांग हाओ ने मन ही मन सोचा, ठहरो जरा, जब तांग सान टाइटल डोलू बनेगा तब आज जो खोया है सब वापस छीन लेंगे। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें बस इतना दिखा कि तुमने अपनी ताकत दिखाई और चुपचाप खड़े रहे। तभी झाड़ियों में से एक पुराना लकड़ी का बक्सा उड़ता हुआ आया और तुम्हारे ठीक सामने आकर गिरा। पैमन, इसे संभाल लो, ये हमारा हर्जाना है। पैमन कूदकर नीचे आई। जैसे ही उसका छोटा सा हाथ बक्से से टकराया वो गायब हो गया, जैसे किसी स्टोरेज टूल में चला गया हो। सब लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। हर्जाना? यानी किसी ने पीछे से डील कर ली, और डील की वजह जाहिर तौर पर यही श्रेक वाले थे, दाई मुबाई। तुमने अचानक उसका नाम लिया। आवाज भारी नहीं थी, पर दाई मुबाई का पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। जिस बंदे से उसके अपने सम्राट पिता पंगा लेने से डरते, ये बेवकूफ खुद जाकर उससे भिड़ गया। ये सब उसके गुस्से का नतीजा था। जब तुम इतने रोबदार दिख रहे थे तो वो बिना सोचे समझे क्यों सांड की तरह चढ़ गया। धड़ाम! दाई मुबाई बिना एक सेकंड गंवाए घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तुमने हर्जाना ले लिया था, फिर भी उसका नाम लिया। यानी वो हर्जाना उसकी जान के बदले नहीं था। थप्पड़! उसने बिना कुछ कहे अपने ही मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ना शुरू कर दिया। फ्लैंडर और बाकी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। तुम उन गुरुओं को परेशान नहीं कर रहे थे, यही बहुत बड़ी मेहरबानी थी। वो सब मिलकर भी तुम्हारी एक उंगली का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यू शियाओगांग तो तुम्हें और पैमन को ऐसी नजरों से घूर रहा था मानो पागल हो जाएगा। हम दोनों का स्पिरिट एक जैसा था। फिर ये ट्विन स्पिरिट वाला टाइटल डोलू कैसे बन गया? 10 लाख साल की रिंग। ये बंदा तो तांग सान के फ्यूचर से भी आगे निकल गया। फ्लेंडर और जाओ वुजी मन ही मन समझ गए थे। तांग हाओ जैसा बंदा भी पीछे हट गया। यानी इस जोंगली साहब से पंगा लेना मतलब सीधा मौत को दावत देना। बढ़िया, इस पीले बाल वाले को उसकी गलती की सजा मिल गई। पैमन ने गर्व से तुम्हारे कंधे थपथपाए और अपनी ठोड़ी ऊपर करके बोली, जोंगली तुम उतने भी नल्ले और बेकार नहीं हो जितने दिखते हो। आसपास के सारे लोगों ने थू कटका। पैमन को देखने का सबका नजरिया बदल चुका था। अब आप रे, नल्ला और बेकार। जिस बंदे ने एक झटके में दाई मुबाई को घुटनों पर लाकर थप्पड़ मारने पर मजबूर कर दिया, उसे यह छोटी सी चीज नल्ला बुला रही है। ये सिर्फ यही बोल सकती है। अगर खुद न सुनते तो कोई यकीन न करता। प्रिंस साहब की पारखी नजरें माननी पड़ेंगी। ऐसा बंदा ढूंढ कर लाए हैं, सच में अद्भुत। आसपास की झूठी तारीफें सुनकर तुम्हारी पलकें हल्की सी फड़कने लगीं। तुमने खुद को थप्पड़ मार रहे दाई मुबाई को देखा
और बातें गले में ही अटक गईं। तुम तो बस थोड़ी तमीज और लॉजिक से बात करने आए थे, पर सामने वाला सीधा घुटनों पर गिरकर थप्पड़ मारने लगा। कायरता की हद होती है। पैमन को लगा कि दाई मुबाई को उसकी सजा मिल गई है तो बात खत्म हो गई। खून खराबा वैसे भी उसे पसंद नहीं था। तुमने हल्का सा हाथ हिलाया और अपना स्पिरिट अवतार वापस ले लिया। रिंग्स गायब हो गईं। तुम्हारे लिए एक स्पिरिट मास्टर का नाटक करना बच्चों का खेल था। जैसे तीवत में पहचान छुपाने के लिए विजन की नकली कांच की गोली रखी थी, वैसे ही यहाँ टाइटल डोलू की 9 रिंग्स का दिखावा कर लिया। ये मोराक्स का पुराना तरीका था। और पैमन, वो तो तुम्हारा नकली स्पिरिट बन ही चुकी थी। भीड़ में खड़ा शुए चिंघे तुम्हें अजीब नजरों से देख रहा था। भले ही तुम्हारा यह रूप सपने वाले यानवांग एम्परर से थोड़ा अलग था, पर वो भयानक दबाव एकदम असली था। उसके दिमाग में वही लाइन गूंज रही थी, जब दुनिया में सारे दानव और देवता भिड़ रहे हों तो मुझे सत्ता का लालच नहीं, पर आम जनता का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। ये सोचते ही शुए चिंघे का माथा ठनका। अरे रुकिए, जब वो बड़ा सा पत्थर आसमान से गिरा था तब तो मैं भी उसकी चपेट में आई थी। यानी नाटक में असली विलन तो मैं ही थी। मैं तो एंजल गॉड की वारिस हूँ, मैं विलन कैसे हो सकती हूँ? उसका दिमाग पूरी तरह घूम गया। उसकी नजर श्रेक की टीम के उस साधारण से लड़के पर पड़ी। तांग सान और श्रेक के 7 सितारे। जालिंग पास की जंग में इन्होंने स्पिरिट हॉल के कई सूरमाओं को मारा था। क्या इन्हें अभी अपने साथ मिला लूं? या फिर ये ख्याल आते ही उसने झटक दिया। शुए चिंघे का घमंड उसे ऐसी ओछी हरकत करने की इजाजत नहीं देता था। पुराने वक्त में भी मैंने तांग सान को कई मौके दिए थे। क्या इस जन्म में हम दोस्त बन सकते हैं? थप्पड़ों की आवाज अभी भी आ रही थी। तुमने रोकने को नहीं कहा था तो दाई मुबाई की रोकने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसने देखा कि तुमने स्पिरिट वापस ले लिया है तब जाकर उसने थोड़ी राहत की सांस ली। चलो, जान तो बच गई। एक अगरबत्ती जलने जितना टाइम बीत गया। दाई मुबाई का चेहरा सूजकर कुप्पा हो चुका था। निंग रोंगरांग से देखा नहीं गया। उसने अपने दांत भींचे और शुए चिंघे के पास जाकर उसकी आस्तीन खींची। भैया, दाई मुबाई को बहुत सजा मिल चुकी है। प्लीज जोंगली साहब से कहिए ना कि उसे माफ कर दें। प्रिंस कहने में दूरी लगती थी, इसलिए भैया कहकर थोड़ा अपनापन जताया। घुटनों पर पड़ा दाई मुबाई ये सब सुन रहा था। उसका दिल भर आया। उसने कभी रोंगरांग को धमकाया था और आज वही उसकी जान की भीख मांग रही थी। शुए चिंघे ने रोंगरांग को देखा। मन में कई ख्याल आए। यह भी श्रेक की मेंबर है। रोंगरांग बहन, गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। जोंगली सर जैसा ज्ञानी इंसान अगर आज अपनी ताकत न दिखाता और मैं टाइम पर न पहुंचता तो क्या तुम लोग उन्हें छोड़ देते? भैया प्लीज मदद कर दो ना। निंग रोंगरांग ने उसकी बांह पकड़कर बच्चों की तरह जिद की। यह पैंतरा उसके घर में हमेशा काम करता था। शुए चिंघे का माथा भनभना गया। वो सोच ही रहा था कि क्या करे कि तुमने हाथ हिला दिया। प्रिंस साहब, परेशान मत होइए। दाई मुबाई को उसकी सजा मिल चुकी है। बात यहीं खत्म करते हैं। श्रेक के लोगों के चेहरे खिल उठे। दाई मुबाई के हाथ रुके और उसने तुरंत जमीन पर 2 बार सिर पटका। शुक्रिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैमन की आंखें अचानक चमकी, जैसे उसे कुछ याद आया हो। वो अपने छोटे हाथ मलते हुए शुए चिंघे की तरफ देखने लगी। प्रिंस साहब, आप जोंगली से मिलने आए थे ना? दोपहर होने वाली है। आप हमें कोई ग्रैंड लंच कराने वाले हैं क्या? इस बात ने शुए चिंघे को जगा दिया। पहले उसे लगा था कि तुम्हारे पास स्पिरिट पावर नहीं है तो वो एक नॉर्मल पैसों वाला कार्ड लाया था, पर अब जब तुम खुद एक महाशक्तिशाली टाइटल डोलू निकले तो वो कार्ड देना बेइज्जती होती। उसने थोड़ा सोचा और अपनी कलाई से एक कीमती ब्रेसलेट निकालकर तुम्हारी तरफ बढ़ाया। सर, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा नजराना है, कृपया इसे स्वीकार करें। इसमें आपके और छोटे पैमन के लिए गिफ्ट्स हैं। अरे, मेरे लिए भी गिफ्ट है? पैमन ने खुशी खुशी ब्रेसलेट थाम लिया। थैंक यू सो मच प्रिंस साहब। छोटे पैमन, तुम्हारा तो हक बनता है, और मुझे प्रिंस मत कहो, बस चिंघे बुलाओ। ठीक है चिंघे, मुझे बहुत दिनों से कोई गिफ्ट नहीं मिला था। आखिरी बार जब मुझे गिफ्ट मिला था तब अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तुमने झट से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया और जोर जोर से खांसने लगे। खंस खंस खंस। पैमन ने हैरान होकर तुम्हारी तरफ देखा। जोंगली, क्या हुआ तुम्हें? उसकी मासूम आंखों में सच्ची चिंता थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारी पोल खोलने वाली थी। बस थोड़ा ठंड का असर है। तुमने बिना चेहरा बदले सफेद झूठ बोल दिया। आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखने लगे और सब समझ गए। अच्छा, छोटे जीव के मुंह से कोई राज न निकल जाए, इसलिए जानबूझकर बात काट दी। बस वो बेचारी छोटी सी पैमन ही बेखबर थी। ठंड लगी है तो दवाई लो ना। पता नहीं इस शहर में डॉक्टर बैशु जैसा कोई वैद्य है या नहीं, चलो ढूंढते हैं। उसका ये भोलापन देखकर ऐसा लगता था जैसे उसके दिमाग में कभी कोई चालाकी आई ही न हो। कोई बात नहीं, मेरा शरीर 2 दिनों में ठीक हो जाएगा। पैमन ने समझदारों की तरह सिर हिलाया। सही बात है, तुम तो रॉक गॉड हो, ठंड तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी। चिंघे, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुम्हें लंच पर ले चलती हूँ। शुए चिंघे हंस पड़ा। बिल्कुल, जब सर ने बुलाया है तो टाइम ही टाइम है। ग्रेट, चलो चलो। मैंने सुबह बस एक कटोरी मीठा टोफू खाया था, पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुम, पैमन और शुए चिंघे बातें करते हुए वहां से निकल गए। पीछे श्रेक की पूरी टीम सन्न खड़ी रही। बाप रे, वो बंदा तो बहुत खतरनाक निकला। माँ होंगजुन दबी आवाज में चिल्लाया। वो डुकुबो से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। आसपास के लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। डुकुबो का दबाव जहरीला और डरावना होता था, पर तुम्हारा दबाव एक राजा की तरह महान और भारी था। छोटा सही कह रहा है। मुझमें और जोंगली साहब में जमीन आसमान का फर्क है। एक धीमी आवाज पीछे से आई। सबके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम लोगों को सबक सिखाना मेरे लिए अभी भी चुटकियों का खेल है। डुकुबो, वो बूढ़ा जहरीला नाग वहां खड़ा था।
सबके चेहरे पीले पड़ गए। लगा कि अब नहीं बचेंगे, पर डुकुबो ने उन्हें एक नजर देखा और चुपचाप मुड़कर चला गया। फ्लेंडर और बाकी लोगों की सांस में सांस आई। छोटे, आइंदा अपनी जुबान पर लगाम रखना। किसी को नहीं पता था कि डुकुबो के दिमाग में क्या चल रहा था। तुम प्रिंस के खास मेहमान कैसे बन गए? तुमसे दुश्मनी लेने की हिम्मत तो वो सपने में भी नहीं कर सकता था। उसे याद था जब वो तुमसे पहली बार मिला था, तुमने सीधा कहा था, बूढ़े इंसान, तुम जहरीले हो चुके हो। जब उसने हमला करना चाहा तो तुमने बिना स्पिरिट खोले सिर्फ एक हाथ से उसे जमीन पर पटक दिया था। उसी पल उसे समझ आया था कि वो अपने ही स्पिरिट के जहर से मर रहा है, और तुम न सिर्फ वो जहर देख सकते थे बल्कि उसका इलाज भी जानते थे। वो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा था। बाद में तुमने उसका और उसकी पोती डुकुयान का जहर निकाला था। उसने तुम्हारी वो तबाही मचाने वाली ताकत अपनी आंखों से देखी थी। बहुत खतरनाक, हद से ज्यादा खौफनाक, ऐसा बंदा जिससे खुद टाइटल डोलू डरते हों। प्रिंसेस की कहीं तीनों बातें पूरी हो गईं, अपनी और यान यान की भलाई के लिए। मुझे इस जोंगली और प्रिंस से दूर ही रहना चाहिए। तियानदो शहर के एक होटल के बाहर तुम, शुए चिंगहे और पैमन तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन था। एक होटल? पैमन ने अनजाने में नाम पढ़ा। उसका छोटा सा चेहरा हैरानी से भरा था। तुम्हारी भौहें हल्की सी तनी। तुमने धीमे से कहा, इस नाम में एक अलग ही लेवल का आर्ट है। नाम रखने वाला या तो महाज्ञानी है या फिर। तुमने बात आधी अधूरी छोड़ दी। शुए चिंगहे तियानदो शहर में पिछले 10-12 सालों से रह रहा था, पर उसने भी यह दुकान पहली बार देखी थी। वो वैसे भी बाहर कम ही खाता था, तो उसे न पता होना नॉर्मल था। जोंगली, चिंगहे, अपन कहीं और चलें क्या? यह जगह मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। पैमन ने संभल कर आइडिया दिया। हाँ। तुम दोनों लगभग एक साथ बोले और तुरंत मुड़कर जाने लगे। दोनों का यह फैसला इतना क्विक था कि पैमन एक पल को हक्की बक्की रह गई, फिर जल्दी जल्दी भागते हुए तुम्हारे पीछे आई। जब बात तियानदो शहर के टॉप होटल्स की हो तो प्रिंस शुए चिंगहे से बेहतर कोई नहीं जानता था। थोड़ी ही देर में तुम तीनों 7 ट्रेजर्स होटल के सामने खड़े थे। ये होटल 7 ट्रेजर्स ग्लेज्ड सेक्ट का है। खाने से लेकर सर्विस तक यह पूरे शहर में सबसे बेस्ट है। शुए चिंगहे ने साइड में होकर इंट्रो दिया। क्यों ना हम यहीं खाना खाएं? 7 ट्रेजर्स सेक्ट दुनिया का सबसे अमीर सेक्ट माना जाता है। ये हर बिजनेस में टॉप पर है, तो अपना नाम तो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल। पैमन की आंखें चमक उठीं, उम्मीदें हाई हो गईं। तुमने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। होटल के अंदर कदम रखते ही चारों तरफ सोने की चमक फैली हुई थी। तुमने एक नजर में ताड़ लिया कि यह सब असली सोना है। तभी एक मिडिल एज मैनेजर बड़े सलीके से आगे आया। उसने हाथ छाती पर रखा और झुककर प्रणाम किया। आप तीनों का स्वागत है। प्रिंस साहब को मेरा प्रणाम, और जोंगली सर को भी। उसने पहले ही सुन रखा था कि प्रिंस के साथ आया ये बंदा एक टाइटल डोलू लेवल का खास मेहमान है, जिसे गलती से भी नाराज नहीं करना है। पर हवा में तैरती ये छोटी सी चीज क्या थी? वो दिन रात रईसों के चक्कर में रहता था। उसे शहर की अफवाहों का क्या पता? एक पल की हिचकिचाहट के बाद उसके मुंह से निकल गया, और ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यूएफओ? यूएफओ किसे बोल रहा है बे? मैं पैमन हूँ। पैमन! पैमन हवा में पैर पटकते हुए गुस्सा हो गई और जोर से चिल्लाई। मैनेजर के माथे से पसीना छूट गया। वो तुरंत हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगा। सॉरी सॉरी छोटी पैमन जी, गुस्सा मत होइए। भरपाई के लिए आपको एक स्पेशल स्वीट डिश फ्री में दूं? सच्ची? अंकल आप तो बहुत अच्छे हो। एक सेकंड पहले भड़की हुई पैमन तुरंत खिलखिलाकर मुस्कुराने लगी। मैनेजर वहीं भौचक्का खड़ा रह गया। इसे पटाना इतना आसान था? मैनेजर तुम्हें एक लग्जरी प्राइवेट रूम में ले गया। मेन्यू देखते वक्त पैमन को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत मैनेजर को टोका, भैया सी फूड समुद्री खाना बिल्कुल मत लाना, जोंगली को सी फूड पसंद नहीं है। शुए चिंगहे ने यह बात सुनी और चुपचाप अपने दिमाग में नोट कर ली। गहरे समुद्र की चीजें अगर तुम लोग खाना चाहते हो तो मंगवा सकते हो, तुमने सहज होकर कहा। तुम अपनी पसंद दूसरों पर नहीं थोपते थे। बस जब भी सी फूड की बात आती तुम्हें हजारों साल पहले समंदर के राक्षसों से हुई जंग याद आ जाती थी, जिससे मन थोड़ा अजीब हो जाता था। नहीं नहीं, मुझे भी सी फूड नहीं खाना। पैमन ने झट से हाथ हिलाए। वो असल में तुम्हारा मूड खराब नहीं करना चाहती थी। शुए चिंगहे को वैसे भी खाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। जैसा सर कहें, कुछ स्पेशल डिशेज मंगवा लीजिए। जी हुजूर, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। खाना आने के दौरान पैमन कैजुअली शुए चिंगहे से गपशप करने लगी। शुए चिंगहे भी हर बात का मीठा और फ्रेंडली जवाब दे रहा था। उसके लिए पैमन तुम्हारा स्पिरिट थी, तो उसका दिल जीतना मतलब तुम्हारा दिल जीतना था। थोड़ी ही देर में 4 डिशेज और एक सूप टेबल पर लग गए। लाइट में खानों पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बीफ की प्लेट, उसमें से हल्की हरी चमक निकल रही थी। ये बीफ टॉप क्वालिटी का है और इसे प्रिजर्व करने का तरीका भी कमाल है। तुमने एक नजर में पहचान लिया, इस मीट में स्पिरिट पावर छुपी है, यानी यह किसी स्पिरिट बीस्ट का मीट है। होटल वाले मौके पर तो बीस्ट को काटेंगे नहीं, तो इसे इतने ताजा रूप में रखना वाकई बड़ी बात थी। स्पिरिट बीस्ट का मीट आम लोग नहीं पचा सकते थे, क्योंकि बिना स्पिरिट पावर के इसकी एनर्जी से पेट फटने का डर रहता था। जाहिर है इसका प्राइस भी बहुत ज्यादा था। लगता है सर को स्पिरिट बीस्ट मीट की भी अच्छी समझ है। शुए चिंगहे मुस्कुराया। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार यह बीफ खाया था तो मुझे लगा होटल वाले बासी खाना बेचकर चूना लगा रहे हैं। अब मेरे गुरुजी का सेक्ट था तो मैं हंगामा भी नहीं कर सकता था। उसने अपनी यह बेवकूफी वाली बात सिर्फ इसलिए बताई ताकि तुम दोनों के करीब आ सके
और तुम्हें लगे कि वो तुम्हें अपना मानता है। वो सिर्फ गेस्ट वाले रिश्ते से खुश नहीं था, वो तुम्हें पूरी तरह अपनी तरफ खींचना चाहता था। अरे वाह चिंघे, तुम तो दुकान फोड़ने वाले थे क्या? पैमन का मुंह ठसाठस भरा हुआ था। वो हकलाते हुए बोली, ऐसा भी नहीं है, बस मैनेजर से दो हाथ करने की सोच रहा था। शुए चिंघे हंस पड़ा। तुमने मन ही मन में हंसी दबाई। स्पिरिट हॉल की राजकुमारी को ताजा स्पिरिट बीस्ट मीट की पहचान न हो, यह तो बस जानबूझकर बनाई गई कहानी है। पेट भरने के बाद जब तीनों आराम कर रहे थे, तुमने अचानक शांति से पूछा, चिंघे क्या तुम पैसे लाए हो? इस एक सवाल ने शुए चिंघे के होश उड़ा दिए। उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। भाई, तूने मुझे लंच पर बुलाया था और अब मुझसे पूछ रहा है कि मैं पैसे लाया हूं या नहीं? वो प्रिंस साहब, जोंगली की एक बुरी आदत है। पैमन की दबी कुचली आवाज आई। ये बंदा घर से बिना पैसों के निकलता है, वेल्थ का गॉड मोराक्स, और जेब में एक ढेला नहीं। ये बात अगर किसी को बताओ तो कोई यकीन नहीं करेगा। शुए चिंघे का दिमाग घूम गया। कोई बंदा बिना पैसों के बाहर कैसे निकल सकता है? रुको, क्या इसके पास सच में पैसे नहीं है? पिछली बार टोफू के पैसे भी मैंने ही भरे थे। वैसे तो डुकुबो ने तुम्हें सोने के सिक्कों से भरे कई बक्से दिए थे, पर तुमने और पैमन ने उन्हें छुआ तक नहीं था। शुए चिंघे ने गहरी सांस ली। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसने अपना स्टोरेज टूल तो पहले ही पैमन को गिफ्ट कर दिया था और इस वक्त उसकी जेब में भी कैश नहीं था। पर अब बात यहाँ तक आ गई थी तो वो पीछे भी नहीं हट सकता था। जल्दी में निकला था तो मैं भी पैसे लाना भूल गया। तुम और पैमन दोनों सन्न रह गए। तो क्या आप बर्तन मांजने पड़ेंगे? पर कोई बात नहीं, प्रिंस पैलेस के नाम पर बिल लिखवा देते हैं। शुए चिंघे ने माहौल संभाला। उसकी हैसियत और निंग फेंगजी के शिष्य होने के नाते बिल पेंडिंग रखना कोई बड़ी बात नहीं थी। थैंक गॉड। पैमन ने राहत की सांस ली, पर शुए चिंघे का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसने तुरंत बात बदली। अरे नहीं, खिलाना तो हमें था, पर उल्टा तुम्हारा खर्चा हो गया। अगली बार हम पैसे लाएंगे और पक्का तुम्हें ग्रैंड ट्रीट देंगे। शुए चिंघे को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ बन रहा है। उसने पहले ही कहा था कि इनका सारा खर्चा प्रिंस पैलेस उठाएगा। जो गिफ्ट उसने दिया था उसमें पैसे भरे पड़े थे, पर इन दोनों बेवकूफों ने शायद उसे खोलकर भी नहीं देखा था। उधर दरवाजे के बाहर खड़े मैनेजर ने जब सुना कि बिल प्रिंस पैलेस के नाम कटेगा तो वो तुरंत मान गया। प्रिंस का बिल तो छोड़ो, फ्री भी खिलाना पड़े तो घाटा नहीं है। एक टाइटल डोलू को पटाने का मौका मिल रहा है। ये डील तो हर तरह से फायदे की है। तियानदो शहर के बाहर 7 ट्रेजर्स माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी पर 7 ट्रेजर्स सेक्ट का हेडक्वार्टर था। मेन हॉल में चेन शिन, गू रोंग और निंग फेंगजी तीनों शांत बैठे थे। काफी देर के सन्नाटे के बाद निंग फेंगजी भारी आवाज में बोला, स्टार लुओ एम्पायर के उस लफंगे की बेवकूफी की वजह से रोंगरांग ने एक 10 लाख साल की रिंग वाले ट्विन स्पिरिट टाइटल डोलू को लगभग नाराज ही कर दिया था। जब यह खबर सेक्ट में पहुंची तो तीनों ने उस लड़के को जी भरकर गालियां दी। गनीमत यह थी कि शुए चिंघे वहां मौजूद था और तुमने मामला संभाल लिया, वरना रोंगरांग की खैर नहीं थी। इस बार बच्ची ने सच में जल्दबाजी कर दी। चेन शिन और गू रोंग, जो हमेशा रोंगरांग को सिर पर बैठाकर रखते थे, इस बार शांत थे। भले ही तुम्हारे पास ट्विन स्पिरिट न भी होता, पर 10 लाख साल के बीस्ट को मारने वाली ताकत ही रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थी। क्या रोंगरांग को कुछ दिनों के लिए वापस बुला लें? गुरोंग को चिंता हुई, ऐसे खतरनाक बंदे से दुश्मनी मोल ले ली। अगर उसने छुपकर हमला कर दिया तो? अब देर हो चुकी है। निंग फेंगजी ने सिर हिलाया। अभी माहौल नॉर्मल रखते हैं। वो डोलू अभी तियानदो शहर में ही है। कल मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। वो बस प्रिंस पैलेस का एक गेस्ट है, यानी आजाद है। अगर हम उसे अपने सेक्ट में मिला लें। निंग फेंगजी की आंखों में एक चमक आ गई। शुए चिंघे ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उधारी पर खाना नहीं खाया था। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। होटल से निकलते ही उसने तुरंत विदा ली। रिश्ते बनाना अपनी जगह है, पर फिलहाल मुझे इस शर्मिंदगी से छुपने के लिए जगह चाहिए। जोंगली, चिंघे इतनी जल्दी में क्यों चला गया? कोई इमरजेंसी आ गई क्या? पैमन ने अपने गोल पेट पर हाथ फेरते हुए पूछा। तुम तो उसके बॉस जैसे हो, चलें क्या उसकी मदद करने? तुमने उसके भागते हुए रूप को देखा और मन ही मन हंसे। लड़की है, शर्मा गई। इतने सालों का भगवान हूँ, मुझे सब समझ आता है। तुमने पैमन को देखा जो लगातार चपड़ चपड़ कर रही थी। ये छोटी सी चीज सच में चलती फिरती मिशन मशीन है। अगर इसकी बात का जवाब दे दिया तो तुरंत नया मिशन चालू हो जाएगा। तभी ट्रैवलर के पास कभी टाइम नहीं रहता था। 6000 साल पुराने भगवान के लिए फालतू के मिशन करना पॉसिबल नहीं था। उसे कोई काम होगा। चलो चलते हैं। पैमन हैरान रह गई। ये स्टोरी लाइन तो वैसी नहीं है जैसी मैंने सोची थी। अगर यहाँ ट्रैवलर होता तो दोनों छुपके से पीछे पीछा कर रहे होते। जोंगली, पैमन अपने छोटे पैरों से भागती हुई तुम्हारे पीछे आई। तुम अभी भी लियुए वाले मूड में हो क्या? रोज टहलना, चिड़िया उड़ाना और चाय पीना, ये लियुए नहीं है। हम इतनी दूर डोलो कॉन्टिनेंट आए हैं तो तियानदो, स्टार लुओ, स्पिरिट हॉल और स्टारडस्ट फॉरेस्ट, सब जगह घूमना तो बनता है ना। यही तो ट्रैवल का असली मजा है। पैमन बिना रुके बोले जा रही थी। तुम बस मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। 2 वक्त के खाने में ये छोटी सी चीज पट गई। तभी तो ट्रैवलर ने मोंडास्टार्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, पर एक ढेला भी नहीं मिला। रुको, तुमने अपने गाल पर हाथ रखा। लगता है मैंने भी ट्रैवलर को कभी पैसे नहीं दिए थे। खैर, पैसों से ज्यादा दोस्ती की वैल्यू होती है। पैमन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है, रास्ता लंबा है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए। तुमने बात घुमाते हुए कहा। तुम भी नहीं चाहोगी कि रास्ते में खाने को कुछ न मिले, है ना? ये तो बहुत भयानक बात है। पैमन तुरंत सीरियस हो गई। जोंगली, मुझे लगता है हमें सच में अच्छी तैयारी करनी चाहिए। पहले चाय की दुकान पर बैठते हैं। तुमने मन ही मन सांस भरी।
ये बेचारी दिन में कम से कम 7 बार उल्लू बनती है। दूसरी तरफ श्रेक की टीम अभी भी तियांदो शहर के गेट पर चक्कर काट रही थी। ये शहर तो बहुत खतरनाक है यार। आए हुए एक दिन नहीं हुआ और प्रिंस, चौथे राजकुमार और दो टाइटल डोलू से पंगा हो गया। जाओ वुजी ने हाथ बांधकर दुखी मुंह बनाया। फ्लेंडर, वापस श्रेक अकेडमी चलें क्या? सोतो सिटी में इतने सालों तक दादागिरी करने के बाद उन्होंने कभी ऐसा खौफ नहीं देखा था। एक दिन में 2 बार जान जाते जाते बची थी। हाँ सर, वापस चलते हैं और अपनी अकेडमी को ही बड़ा बनाते हैं। माँ होंगजुन भी डरा हुआ था। ऑस्कर भी समझाने लगा। फ्लेंडर चुपचाप खड़ा रहा। दाई मुबाई की वजह से उन्हें रॉयल अकेडमी से निकाला गया। फिर उसने 10 लाख साल की रिंग वाले डोलू से पंगा लिया। अगर थोड़ी पहचान न होती तो आज सब मारे जाते। वो तियांदो शहर में सिर्फ एक इंसान की वजह से रुका था, लियू एरलोंग। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक पोस्टर पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वानबा एकेडमी, टीचर्स की जरूरत है। वानबा एकेडमी, ये तो वही एकेडमी है जो एरलोंग चलाती है। फ्लेंडर ने अनजान बनने का नाटक किया। थोड़ी बातचीत के बाद सब वानबा एकेडमी की तरफ बढ़ गए। रात ढलते ही तियांदो शहर पर अंधेरा छा गया। शहर की बड़ी बड़ी ताकतों के पास आज की खबरें पहुंच चुकी थीं। तियांदो पैलेस के अंदर सम्राट शुए ये के हाथ में सीक्रेट रिपोर्ट थी और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ट्विन स्पिरिट्स, टाइटल डोलू और 10 लाख साल की स्पिरिट रिंग, ये ताकत तो इस महाद्वीप के टॉप लेवल की है। चिंगहे, तुमने कहा कि यह जोंगली साहब अब तुम्हारे पैलेस के गेस्ट हैं। इतना खतरनाक बंदा तुम्हारे पैलेस में कैसे आ गया? पिताजी, जोंगली सर न सिर्फ बेहद ताकतवर हैं, बल्कि इतिहास और ज्ञान के महापंडित हैं। शुए चिंगहे ने अदब से कहा। आज मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उन्हें इनवाइट किया। मुझे नहीं पता था कि वो इतने बड़े डोलू हैं। शुए ये का माथा ठनका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुए चिंगहे ने इतने बड़े बंदे को कैसे पटा लिया। ऐसा बंदा पैसों या पद से नहीं बिकता। अगर इतना आसान होता तो तियांदो साम्राज्य के पास सिर्फ सबसे कमजोर डोलू डुकुबो ही क्यों होता? शुए ये ने पहले ही सब पता करवा लिया था। यहाँ तक कि डुकुबो द्वारा तुम्हें दिए गए बंगले की खबर भी उसके पास थी। डुकुबो चौथे राजकुमार के करीब था तो वो शुए चिंगहे की मदद तो नहीं करेगा। यानी ये पूरी तरह से शुए चिंगहे की अपनी किस्मत थी। मेरी आज्ञा सुनो। प्रिंस पैलेस के गेस्ट जोंगली सर को 10 लाख गोल्ड कॉइन्स और 10 बक्से भरकर कीमती जवाहरात इनाम में दिए जाएं। बोलते बोलते शुए ये अचानक रुका। वैसे चिंगहे, क्या इन सर को लड़कियां पसंद हैं? शुए चिंगहे की भौहें तन गईं। मुझे क्या पता? वो ना कहने ही वाला था कि उसे पैमन की बातें याद आ गईं। पिताजी, मुझे पता चला है कि जोंगली सर को पुरानी चीजें, पेंटिंग्स, चाय पीना और संगीत सुनना पसंद है। फ्री टाइम में वो शहर में टहलना पसंद करते हैं। सच कहें तो जब शुए चिंगहे को यह पता चला था तो उसे भी लगा था कि तुम आवारा हो। कौन सा महान डोलू दिन रात चाय पीता है और सड़कों पर टहलता है? स्पिरिट हॉल के बड़े बड़े बुजुर्ग तो सालों साल गुफाओं में तपस्या करते हैं। शुए ये भी सन्न रह गया। रिपोर्ट में भी यही लिखा है। पर ठीक है, अगर पुरानी नायाब चीजें पसंद हैं तो काम आसान है। तियांदो साम्राज्य के खजाने में हजारों साल पुरानी नायाब चीजें पड़ी थीं। उसमें सबसे कीमती चीज थी हैनहाई कियानकुन शील्ड, जिसे निंग फेंगजी ने कई बार मांगा था पर सम्राट ने देने से मना कर दिया था। साधारण चीजों से ऐसा बंदा नहीं रुकेगा। चिंगहे, बड़ा दांव खेलना पड़ेगा। शुए ये ने गंभीरता से कहा। मेरी आज्ञा है, हमारा राष्ट्रीय खजाना हैनहाई कियानकुन शील्ड जोंगली सर को भेंट किया जाए। शुए चिंगहे चौंक गया। वो खजाना जो निंग फेंगजी को नहीं मिला, वो सम्राट तुम्हें ऐसे ही दे रहा था। ट्विन स्पिरिट्स और 10 लाख साल की रिंग, इस बंदे के लिए यह खजाना कुछ भी नहीं है। शुए ये ने उसे देखा। चिंगहे, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। जी पिताजी। शुए चिंगहे ने सिर झुकाया पर उसके मन में तूफान चल रहा था। शुए ये उसे राजनीति सिखा रहा था पर उसे क्या पता कि यह शुए चिंगहे नहीं, स्पिरिट हॉल की छियान रेन शुए है। अगर शुए ये ने तुम्हें अपनी तरफ पूरी तरह खींच लिया तो स्पिरिट हॉल खतरे में पड़ जाएगा। गनीमत है कि मैं प्रिंस बनकर इसके सबसे करीब हूँ। शुए ये, तूने सब सोचा पर ये नहीं सोचा कि मैं तेरी सगी औलाद ही नहीं हूँ। छियान रेन शुए के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। चाहे जो हो जाए, मैं जोंगली को अपनी तरफ करके ही रहूंगी। उसी वक्त तियांदो शहर के स्पिरिट हॉल के हेडक्वार्टर में प्लैटिनम बिशप सालास का चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था। उसे शहर के गेट वाली घटना का पता चले घंटों हो चुके थे और वो रिपोर्ट देखकर घंटों से सन्न बैठा था। ये तो स्पिरिट हॉल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर इसने अपने दूसरे स्पिरिट को भी रिंग्स दे दी तो इसे कोई नहीं रोक पाएगा। सालास टेंशन में था। एक टाइटल डोलू को मारना आसान नहीं होता। अगर हमने अपने 3-4 डोलू भेजे और वो भी हार गए तो? तांग हाओ वाला कांड याद है ना? तभी सालास की आंखों में चमक आई। अरे, मैं ये कैसे भूल गया। मुझे तो छियान रेनशुए की असली पहचान पता है। अगर ये जोंगली प्रिंस पैलेस का गेस्ट है तो इसका मतलब ये सीधा हमारी मैडम का ही बंदा हुआ ना? सालास की सारी टेंशन दूर हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। धत तेरे की, मैं फालतू में डर रहा था। ये तो अपना ही आदमी निकला। क्या मुझे जाकर मैडम से मिलना चाहिए? अगर अनजान बनने का नाटक किया तो शक हो जाएगा। बेहतर है कि चला ही जाऊं। नाटक खत्म होने के बाद तुम पैमन को लेकर तियांदो शहर में अपने बंगले पर लौट आए। भले ही तुम्हारे पास प्रिंस पैलेस के खास मेहमान का टैग था, पर तुमने शुए चिंगहे के साथ एक ही हवेली में रहने का ऑफर बड़े प्यार से ठुकरा दिया था। तुम अकेले ही इस बंगले में रहने लगे जो पहले डुकुबो का हुआ करता था। पैमन हवा में आगे आगे मटकती हुई चल रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि तुम पीछे पीछे आ रहे हो या नहीं। चलते चलते अचानक उसकी आंखें चमकीं। उसने तुरंत मुड़कर तुमसे पूछा,
जोंगली, तुम्हारे पास अब पुरानी ताकत का कितना हिस्सा बचा है? उसे याद था कि मोराक्स की शक्तियां इरोजन समय की मार के कारण कम हो रही थीं, इसीलिए उसने किनारे के पार जाने का फैसला किया था। जब कोई गॉड समय की मार से टूटता है तो उसकी ताकत आसमान से सीधा जमीन पर आ गिरती है। पैमन से रहा नहीं गया, उसकी चिंता साफ दिख रही थी। तुम्हारी चाल एक पल को रुकी, तुम्हारी आवाज एकदम शांत और निश्चल थी। समय की मार से जो टूटा वो मोराक्स था, उसका मुझ जोंगली से क्या लेना देना? ये शब्द पूरे होते ही तुम्हारी आंखों में एक गजब का बदलाव आया। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो तुम्हारी आंखों में हजारों सुनहरी लकीरें तैर उठी हों। प्लैनेट बी फॉल, पहाड़ और समंदर का रूप बदलना, वीरान जमीन पर नए तारों का उगना, सूरज की तरह धधकती वो पुरानी ताकत, ये वही 1000 साल पुरानी मोराक्स की शान थी। तुम्हें अचानक उस सील किए हुए ड्रैगन की याद आ गई। अगर वो तीवत की सील के नीचे न होता तो क्या उसकी बची कुची अच्छाई को भी समय की मार निगल जाती? ये ख्याल बस एक पल के लिए आया और तुमने हल्का सा सिर हिलाकर उसे दिमाग से निकाल दिया। शांति के इस दौर को अब मोराक्स की जरूरत नहीं थी। तुम धीमे कदमों से आगे बढ़े। तुम्हारी आवाज पहाड़ की धुंध की तरह बहती हुई निकली, लियुए की तरह। अगर इस दुनिया के लोगों को कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं फिर से वही यानवांग एम्परर बन जाऊंगा। एक बहुत ही धीमी सांस हवा में घुल गई। 6000 सालों के वक्त ने तुम्हारे सारे जज्बाती कोनों को घिसकर सपाट कर दिया था। बस वो पुराने दोस्त और पुरानी बातें ही थीं जो दिल में हल्की सी हलचल पैदा कर पाती थीं। पैमन यह सब सुनकर आंखें फाड़कर देखने लगी, हकलाते हुए बोली, तुम्हारा मतलब है कि तुम हमेशा से अपने फुल पावर मोड में ही थे? तुम बस हल्का सा मुस्कुराए, बात को हाँ या ना में जवाब दिए बिना टाल गए। तुमने बात बदलते हुए कहा, चलो जल्दी सो जाओ, कल सुबह कई मेहमान घर पर आने वाले हैं। कल रात तुमने जो थोड़ी सी ताकत दिखाई थी वो तुम्हारी नजर में समंदर की एक बूंद के बराबर थी, पर इस डोलो कॉन्टिनेंट के लिए वो किसी महातूफान से कम नहीं थी। जाहिर है लोग तुम्हें टटोलने और छानबीन करने जरूर आते। पैमन का दिमाग घूम गया। तुमने मेहमानों को कब टाइम दिया? क्या प्रिंस शुए चिंघे आ रहा है? पता नहीं, पर उसे आना चाहिए। शुए चिंघे की पहचान स्पेशल थी। पैमन आज तक कंफ्यूज थी कि उसे प्रिंस कहे या राजकुमारी। उसने तुम्हें सीधा हवेली के अंदर जाते देखा और थोड़ी देर बाद होश में आते ही चिल्लाई, रुकिए, आपने मेरी फुल पावर वाली बात का सीधा जवाब फिर नहीं दिया। अबे ये चालाक रहस्यमयी बंदे, रुको मेरे लिए। सूरज ढलने और उगने के बाद अगली सुबह आई। पैमन तुम्हें चाय के बर्तन सेट करते देखकर पूरे कंफ्यूजन में आ गई। हैन, आज अपन नाश्ता करने बाहर नहीं जा रहे क्या? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ हवा में उठाया और झटके से एक खूबसूरत प्लेट टेबल पर आ गई। उस पर कुछ गोल गोल सफेद और गर्मा गर्म मोमो जैसे स्टीम्ड बॉल्स सजे हुए थे। उनमें से भाप तो नहीं निकल रही थी, पर टेम्परेचर बिल्कुल ताजा बने हुए खाने जैसा था। ऐसा मास्टर स्ट्रोक सिर्फ वही शेफ दे सकता था जिसे आग की सही समझ हो। ये शहर के साउथ में रहने वाली ली आंटी के यहाँ के स्पेशल जूसी स्टीम्ड बन्स हैं। टेस्ट ठीक ठाक है, तुम्हारे मुंह से ठीक ठाक निकला है, यानी यह तो पक्का स्वर्ग का खाना होगा। पैमन अपने हाथ मलते हुए सीधा उस पर झपटने वाली थी, पर तुमने तुरंत उसके हाथ में एक जोड़ी कांटा चम्मच और एक सूप स्पून पकड़ा दिया। वो सूप स्पून पकड़े पकड़े नासमझी से देखने लगी। मोमो बन खाने के लिए इस चम्मच का क्या काम भाई? मैं तुम्हें इसका सही और एलिगेंट तरीका दिखाता हूँ। तुमने चिमटे से एक बन उठाया, उसे चम्मच पर रखा और उसकी पतली परत को हल्का सा काटा ताकि सूप बाहर आए। तुम्हारी हर एक हरकत इतनी सलीके से थी मानो कोई बड़ा शाही ड्रामा चल रहा हो। पैमन एकटक देखती रह गई, पर मन ही मन सोच रही थी, कहीं तुम खुद एक और बन खाने के चक्कर में मुझे यह सब नाटक तो नहीं सिखा रहे? पैमन अभी सोच ही रही थी कि इन बंस के अंदर इतना सूप कैसे रुक जाता है। तभी हवेली का मेन गेट खटखटाया गया। इस हवेली में कोई नौकर चाकर नहीं थे। पुराना मालिक अकेला रहता था और अब यहाँ सिर्फ तुम दोनों थे। पैमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने एकदम रिलैक्स बैठे तुम्हें देखा। बाप रे, सच में कोई आ गया? ये रॉक गॉड क्या भविष्य भी देख सकता है? पर शब्द उसके मुंह में ही अटक गए। वो भले ही थोड़ी बेवकूफ थी, पर जानती थी कि गुइजोंग और यक्षों के नाम तुम्हारे दिल के वो जख्म हैं जो कभी नहीं भरते। पुरानी शराब और सुहाना मौसम तो आज भी है, पर वो पुराने दोस्त अब कहाँ? तुम कभी उन यादों से आगे नहीं बढ़ पाए थे। मैं गेट खोलती हूँ। पैमन तुरंत हवा में उड़ी। तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर देखता हूँ। तुम खड़े हुए। पैमन ने तुरंत तुम्हारी आस्तीन पकड़ ली। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और मना नहीं किया। दरवाजे के बाहर दो लोग खड़े थे। एक बंदे का ऑरा बहुत ही भारी और कड़ा था। डोलो कॉन्टिनेंट में आने के बाद से तुमने जितने लोग देखे थे, ये बंदा उनमें सबसे टॉप लेवल पर था, पर फिर भी था तो एक मामूली इंसान ही। दूसरा बंदा ताकतवर तो था, पर शरीर से थोड़ा दुबला पतला और कमजोर लग रहा था। तुम्हें अंदाजा हो गया था कि ये कौन है। तीखी हवा जैसी एनर्जी और चारों तरफ एक छिपी हुई जंग की तड़प। जोंगली सर, मैं 7 ट्रेजर्स सेक्ट का हेड निंग फेंगजी हूँ। बिना बुलाए आ गया। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। निंग फेंगजी ने बड़े सलीके से हाथ जोड़े। उसका एटीट्यूड एकदम शांत और पोलाइट था। उसके पीछे खड़े बुजुर्ग ने हल्का सा सिर हिलाया। आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। चेन शिन, 7 स्वॉर्ड स्पिरिट, लेवल 96 सुपर डोलू, 7 ट्रेजर्स सेक्ट का सुप्रीम एल्डर।
सेक्ट में एल्डर का पद चेन शिन और गुरोंग जैसे शूरवीरों को इज्जत देने के लिए बनाया गया था, ताकि किसी डोलू का अपमान भी न हो और सेक्ट के मेन फैसले भी सही हाथों में रहें। यह जोंगली है और यह पैमन है। निंग फेंगजी और चेन शिन दोनों का दिल एक पल को धड़का। हवा में तैरती यह छोटी सी चीज इतनी अजीब थी कि सेक्ट की पुरानी किताबों में भी इसका कोई जिक्र नहीं था। ये स्पिरिट तो किसी अजूबे से कम नहीं था। अगर इस पर 9 की 9 50,000 साल से ऊपर की रिंग्स चढ़ जाएं, तो इसकी ताकत तबाही मचा देगी। अब तक इस पर एक भी रिंग न चढ़ाने का मतलब है या तो इन्होंने अभी तक रास्ता तय नहीं किया है, या फिर इनकी पसंद इतनी हाई है कि 10 लाख साल से नीचे की रिंग इन्हें पसंद ही नहीं आ रही। पैमन ने अपना छोटा सिर टेढ़ा किया और मुंह फटके बोल पड़ी, अरे जोंगली तो कल ही कह रहा था कि आज कोई बड़े मेहमान आने वाले हैं, तो वो तुम लोग थे। ये सुनते ही वहां 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। निंग फेंगजी और चेन शिन ने एक दूसरे को देखा, फिर तुम्हें देखा, जो अभी भी एकदम कूल और शांत खड़े थे। दोनों के दिल अंदर से हिल गए। इन्हें पहले से पता था कि हम आने वाले हैं। तुमने मन ही मन में इस मुंहफट छोटी सी चीज को कोसा, जो कभी कोई राज पेट में नहीं पचा सकती थी, पर चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आने दी। कल गेट पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था और 7 ट्रेजर्स सेक्ट तियांदो शहर के बगल में है, तो इनका आना तो पक्का था। चाहे दोस्ती करने आए या जासूसी करने, आकर तो देखना ही था। अगर और कोई नहीं आया तो वो खास मेहमान हम ही हैं। निंग फेंगजी ने अपनी मुस्कान बनाए रखी। वो खुद इतने बड़े सेट का मालिक था और साथ में 96 लेवल का सुपर डोलू था, पर इस छोटे जीव की बात सुनकर एक पल को समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। गनीमत थी कि तुमने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। निंग सेक्ट मास्टर स्वॉर्ड डोलू साहब, आइए अंदर पधारिए। जरूर, तकलीफ के लिए माफी। दोनों ने तुरंत जवाब दिया और तुम्हारे पीछे हवेली में आ गए। जैसे ही वो बैठे और टेबल पर पहले से रखी हुई 3 चाय की प्यालियां देखी, निंग फेंगजी और चेन शिन का शक पूरी तरह यकीन में बदल गया। ये बंदा सच में हमारे आने की तैयारी करके बैठा था। तुमने दोनों प्यालियों को धीरे से उनकी तरफ खिसकाया। चाय लीजिए। तुम्हारे चाय बनाने का तरीका इतना स्मूथ और ग्रेसफुल था कि लगा जैसे कोई कला चल रही हो। डोलो कॉन्टिनेंट में चाय का कल्चर तो अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। दोनों सोचे थे कि मन ही मन तरीका याद कर लेंगे, पर तुमने चुटकी बजाते ही चाय सर्व कर दी। दोनों ने शुक्रिया अदा किया, पर किसी ने भी प्याला मुंह से नहीं लगाया। वजह साफ थी, एक अजनबी के घर में पहला कदम रखते ही जहर का डर होना नॉर्मल बात थी। तुमने उस पर कोई कमेंट नहीं किया, बस अपना प्याला उठाया और आराम से चाय की चुस्की लेने लगे। निंग सेक्ट मास्टर, चेन शिन दादाजी, आप लोग चाय क्यों नहीं पी रहे? पैमन ने मासूमियत से आंखें टिमटिमाते हुए पूछा। जोंगली के हाथ की बनी चाय हर किसी को नसीब नहीं होती। इस एक लाइन ने दोनों दिग्गजों को पानी पानी कर दिया। अजनबी पर शक करना इंसान की फितरत है, पर जब मुंह पर ही बात आ जाए तो थोड़ी शर्मिंदगी तो होती ही है। पर पैमन का मासूम चेहरा देखकर दोनों गुस्सा भी नहीं हो सकते थे। निंग फेंगजी ने खुद को संभाला, प्याला उठाया और तुम्हारी तरह चुस्की ली। अगले ही सेकंड उसकी आंखें चमक उठीं। चाय की पत्तियां तो बहुत नॉर्मल थीं, पर तुम्हारे बनाने के तरीके ने उसमें ऐसी खुशबू और गाढ़ापन भर दिया था मानो उस चाय का पुनर्जन्म हो गया हो। यह बंदा न सिर्फ ताकत में आसमान पर है, बल्कि चाय बनाने की कला में भी भगवान निकला। निंग फेंगजी ने धीरे से प्याला नीचे रखा। आवाज में दिल से निकली तारीफ थी, पर वो 7 ट्रेजर्स सेक्ट का मालिक था तो अपनी गरिमा नहीं गिरा सकता था। उसने प्याला रखा और चेन शिन की तरफ इशारा किया। चाय में कोई जहर नहीं है। ये बंदा हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। सेक्ट मास्टर होने के नाते उसे सावधान रहना पड़ता था। अगर कोई गड़बड़ होती तो चेन शिन उसे बचाकर निकाल सकता था, पर अगर चेन शिन ही पहले पी लेता और फंस जाता तो दोनों मारे जाते। ये छोटी सी चालाकी 6000 साल पुराने भगवान की नजरों से कहां छुपने वाली थी, पर तुमने अनदेखा कर दिया। पहली मुलाकात में सावधानी बरतना सही भी था। कम से कम यह तो साफ हो गया था कि वो दुश्मन नहीं है, और जब कोई दुश्मन न हो तो उसे दोस्त बनाने में 7 ट्रेजर्स सेक्ट से बेहतर कोई नहीं था। बिना बताए आए हैं तो एक छोटा सा नजराना पेश है। निंग फेंगजी ने अपने स्टोरेज टूल में से 2 लकड़ी के डिब्बे निकाले, एक बड़ा और एक छोटा। उसने बड़ा डिब्बा तुम्हारी तरफ और छोटा डिब्बा पैमन की तरफ खिसका दिया। उसकी मुस्कान में पूरा कॉन्फिडेंस था। पूरी रात मेहनत करके 7 ट्रेजर्स सेक्ट ने पिछले आधा महीने की तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल ली थी। जब रिपोर्ट निंग फेंगजी और चेन शिन के सामने आई तो उन्होंने 3 बार रीचेक किया, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। एक 10 लाख साल की रिंग वाला ट्विन स्पिरिट डोलू और जिंदगी जी रहा है किसी रिटायर्ड दादाजी जैसी, दिन रात बस आवारागर्दी और चाय। पर आज तुम्हें सामने देखकर इतने बड़े बड़े सम्राटों को देखने वाला निंग फेंगजी भी अंदर से हिल गया था। सम्राट शुए ये का रोब भी तुम्हारे सामने फीका था। तुम्हारे अंदर जो स्वाभाविक राजाओं वाली शान थी, उसका 10वां हिस्सा भी किसी सम्राट में नहीं था। उसने जो गिफ्ट्स दिए थे वो शायद किसी ताकतवर बंदे के काम न आए, पर वो इतने रेयर और कीमती थे कि एंटीक्स के शौकीन किसी भी इंसान का दिल जीत लें। दोनों तरफ की इज्जत पूरी तरह से रखी गई थी। वाह, एक और गिफ्ट! सेक्ट मास्टर निंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पैमन ने खुशी खुशी डिब्बा थाम लिया। उसे इस गिफ्ट की असली कीमत का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस इसे एक नया खिलौना समझकर खुश हो रही थी। कल ही उसे हरजाना और प्रिंस का दिया हुआ स्टोरेज टूल मिला था, और आज एक और नया गिफ्ट मिल गया। इस छोटी सी चीज की आंखें खुशी से गोल गोल हो गईं। तुमने बेबसी से सिर हिलाया। पैमन का यह निश्चल और मासूम दिल वाकई नायाब है।
तुमने अपनी चेतना से महसूस किया वो लकड़ी का डिब्बा अंदर की स्पिरिट पावर को बाहर आने से रोक रहा था। उसके अंदर एक पुरानी ऐतिहासिक चीज रखी थी। भले ही वो कोई बहुत दुर्लभ खजाना नहीं था, पर देने वाले की नीयत बहुत साफ थी। तुम्हें वैसे भी पुरानी चीजें जमा करने का शौक था, और जब कोई दिल से दे रहा हो तो उसे ठुकराना सही नहीं था। आपने फालतू की तकलीफ उठाई। सेक्ट मास्टर निंग, तुम्हारी आवाज शांत थी। तुमने वो डिब्बा पैमन की तरफ बढ़ा दिया। छोटी सी पैमन तो इसमें उस्ताद थी। उसने तुरंत दोनों डिब्बे अपनी जेब में सरका लिए। तुम्हें तोहफा स्वीकार करते देख निंग फेंगजी के दिल को बड़ी राहत मिली। उसे समझ आ गया कि दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हो गई है। 7 ट्रेजर सेक्ट के लिए, जहां अगली पीढ़ी के उस्तादों की कमी चल रही थी, ये रिश्ता किसी बहुत बड़े सहारे से कम नहीं था। अगर सर ने इसे स्वीकार कर लिया है तो मैं समझूंगा कि मेरी बेटी की कल की बेअदबी के लिए आपने उसे माफ कर दिया। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने नजर उठाकर उसे देखा। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी मेन टॉपिक पर आ जाएगा। वो रोंगरांग नाम की बच्ची, उसकी एनर्जी आपसे काफी मिलती जुलती है। हाँ, वो मेरी ही बेटी निंग रोंगरांग है। मेरी ही परवरिश में कमी रह गई जो वो ऐसी बदतमीज बन गई। निंग फेंगजी ने यह कहते हुए स्वॉर्ड डोलू को एक शिकायत भरी नजर से देखा। वो अपनी बेटी को सुधारना तो चाहता था, पर चेन शिन और गू रोंग ने उसे इतना सिर पर चढ़ा रखा था कि निंग फेंगजी अगर डांटने की सोचता भी तो ये दोनों बूढ़े बीच में ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। चेन शिन अपनी गलती मानकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा गया, जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। खैर, निंग रोंगरांग में भले ही नखरे हों, पर वो दिल की बुरी नहीं थी। रोंगरांग बच्ची मासूम है, रिश्तों की कद्र करना जानती है। ऐसा दिल मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे मुंह से तारीफों के पुल बंधने लगे। तुमने एक के बाद एक कई अच्छे शब्द कह डाले। निंग फेंगजी और चेन शिन एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें शक होने लगा कि क्या तुम उसी निंग रोंगरांग की बात कर रहे हो जिसे वो जानते हैं। तुमने एकदम नॉर्मल चेहरा बनाए रखा। आखिर तुमने उनका कीमती तोहफा लिया था, तो 2-4 मीठी बातें कह देना कोई बड़ी बात नहीं थी। गहराई में जाने की जरूरत ही क्या थी। हालांकि तुम्हारे दिल में सब साफ था। इतिहास गवाह था कि जब स्वॉर्ड डोलू शहीद हुआ था, तब इस मासूम राजकुमारी की आंखों से 2 बूंद आंसू भी नहीं निकले थे। पर तांग सांड के थोड़ा सा मुसीबत में आते ही वो फूट फूट कर रोने लगती थी। लियुए के रॉक गॉड होने के नाते तुम्हारे उसूल एकदम पक्के थे। भले ही तुमने मुंह से कुछ न कहा हो, पर मन ही मन में तुम्हारी अपनी राय बन चुकी थी। जोंगली सर, आप बहुत दरियादिल हैं। निंग फेंगजी ने अपनी जगह से उठकर बहुत सम्मान से झुककर प्रणाम किया। वो तो अभी बच्ची है, आप उससे नाराज नहीं हुए, इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। एक इतने बड़े सेक्ट का मालिक जब इस तरह झुकता है तो आम इंसान का तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। तुमने बस अपना दायां हाथ हल्का सा हवा में उठाया। एक बहुत ही कोमल पर न रुकने वाली अनजानी ताकत ने निंग फेंगजी को वापस सीधा खड़ा कर दिया। ये देखते ही पीछे खड़े चेन शिन का चेहरा सफेद पड़ गया। कोई आम इंसान इसे बस एक नॉर्मल तरकीब समझता, पर एक असली उस्ताद का दिल ये देखकर दहल जाता। ऐसी ताकत तो चेन शिन भी दिखा सकता था, पर इतनी कम स्पिरिट पावर के इस्तेमाल से और इतने हल्के फुल्के अंदाज में यह कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। इनकी स्पिरिट पावर का लेवल मेरे से भी ऊपर है। 97 या 98। यह ख्याल आते ही चेन शिन ने तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके दिमाग में अचानक पूरी पहेली सुलझ गई। तभी इन्होंने अपने दूसरे स्पिरिट पर अब तक एक भी स्पिरिट रिंग नहीं चढ़ाई है। इन्हें कोई मामूली डोलू बनना ही नहीं था। आमतौर पर जब कोई ट्विन स्पिरिट वाला बंदा 90 लेवल पर पहुंचता है तो वो अपने दूसरे स्पिरिट पर ऊंचे लेवल की रिंग्स चढ़ाकर सीधा 97 या 98 लेवल तक छलांग लगा लेता है। पर तुम्हारी अपनी ताकत पहले से ही शायद 97 लेवल पर थी, और फिर भी तुमने दूसरे स्पिरिट को छुआ तक नहीं था। तुम्हारा असली मकसद तो हजारों सालों से चले आ रहे उस नियम को तोड़ना था, भगवान बनने का रास्ता। जब ये 99 लेवल की सीमा पर पहुंच जाएंगे और तब अपने दूसरे स्पिरिट पर 9 की 9 1 लाख साल पुरानी रिंग्स चढ़ाएंगे तो 100वां लेवल पार करके सीधे भगवान बन जाएंगे। ये बंदा भगवान बनना चाहता है। चेन शिन का दिल अंदर तक कांप गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। निंग फेंगजी का लेवल उतना हाई नहीं था, तो उसने इसे बस एक ताकतवर पैंतरा समझा और इतना गहरा नहीं सोचा। सेक्ट मास्टर निंग, झुकने की जरूरत नहीं है, मुझे जोंगली कहकर बुला सकते हैं, तुमने बहुत शांत आवाज में कहा। तुम्हारी सुनहरी आंखों ने एक पल के लिए चेन शिन को देखा। बस उस एक नजर ने चेन शिन की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक भर दी। उसके कपड़े पसीने से भीग गए। उसे लगा जैसे किसी पौराणिक विशाल राक्षस ने उसे निगलने के लिए घूरा हो। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि वो तुम्हें टटोलने की कोशिश कर रहा था। वो एक नजर बस एक चेतावनी थी। अब जब तुम्हारी ताकत का थोड़ा सा हिस्सा उजागर हो ही चुका था तो सही समय पर अपनी हनक दिखा देना ही आगे के फालतू बखेड़ों को रोक सकता था। मेरी नादानी थी जोंगली सर। निंग फेंगजी ने तुरंत मौका संभाला। आप भी मुझे सेक्ट मास्टर मत कहिए। अगर आपको बुरा न लगे तो मुझे फेंगजी या छोटा भाई निंग कह सकते हैं। निंग फेंगजी का रिश्तों का जाल बुनने का यह तरीका वाकई कमाल का था। छोटा भाई, पैमन की आंखें बाहर आ गईं। उसने एक बार निंग फेंगजी को देखा, फिर तुम्हें घूरा। एक 6000 साल से भी पुराना बूढ़ा गॉड और 50 साल के अंकल को छोटा भाई कहेगा? ये तो अच्छा है कि इसने सीधा परदादा नहीं बोल दिया। उसकी इस चीख ने निंग फेंगजी और चेन शिन दोनों को हैरान कर दिया। निंग फेंगजी बहुत दिमागदार था। वो एक सेकंड में ताड़ गया। कहते हैं कि ताकतवर डोलू अपनी उम्र छुपा सकते हैं और जवान दिख सकते हैं। इनकी असली उम्र मेरी उम्र से कहीं बहुत ज्यादा होगी। मैंने खुद को इनका भाई बोलकर बहुत बड़ी हिमाकत कर दी। वैसे सेक्ट मास्टर निंग,
आपकी उम्र कितनी है? पैमन से रहा नहीं गया, उसने पूछ ही लिया। मेरी उम्र 55 साल है। अरे सिर्फ 55 साल? पैमन के मुंह से अचानक निकल गया। ये सुनते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। निंग फेंगजी और चेन शिन को पक्का यकीन हो गया, हाँ, इनकी असली उम्र हमारी सोच से भी बहुत ज्यादा है। पैमन अपने दिमाग में गणित लगाने में बिजी थी। जोंगली 6000 साल का है। निंग फेंगजी के खानदान की 18 पीढ़ियां भी मिलकर जोंगली से छोटी पड़ेंगी, तो मेरी अपनी उम्र कितनी हुई फिर? खांस खांस खांस। अचानक एक सूखी खांसी की आवाज ने पैमन की सोच को तोड़ दिया। जोंगली, तुम्हें क्या हुआ? पैमन तुरंत घबरा गई। वो घूमकर निंग फेंगजी की तरफ भागी। सेक्ट मास्टर निंग, तियानदो शहर में सबसे अच्छा डॉक्टर कहाँ मिलेगा? जोंगली को बार बार खांसी आ रही है, ये पक्का बीमार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। निंग फेंगजी और चेनशिन दोनों चुप रहे। इस पूरे कमरे में शायद सिर्फ इस छोटी सी चीज को नहीं पता कि यह खांसी बीमारी की नहीं, बल्कि इसकी मुंहफैट बातों की वजह से आ रही है। तियानदो शहर में कई बड़े हकीम हैं, अगर सर कहें तो मैं सीधा शाही महल से राजवैद्य को बुलवा सकता हूँ। निंग फेंगजी ने बात संभाली। उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे शरीर की पुरानी आदत है, 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। आपके इस एहसान का शुक्रिया छोटे भाई निंग। तुमने बात खत्म की। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। दिल ही दिल में सब समझ रहे थे। तुम लोग आंखों आंखों में क्या बातें कर रहे हो? पैमन का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया। कुछ नहीं, बस दूर से आए मेहमानों का हाल चाल पूछ रहे थे। दूर से? तुमने जरा सी भौहें उठाई। 7 ट्रेजर सेक्ट तियानदो शहर से कितनी दूर था? एक आम स्पिरिट मास्टर के लिए बस 2 घंटे का रास्ता, और अगर चेन शिन अपनी तलवार पर उड़कर आए तो 5 मिनट भी न लगे। दूर शब्द यहाँ किसी कोण से फिट नहीं बैठता था। जोंगली, तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे ना? पैमन ने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे और तुम्हें घूरने लगी। उसकी पतली आवाज में गुस्से की जगह बचपना ज्यादा झलक रहा था। तुमने उसे शांत नजरों से देखा। क्या तुम बेवकूफ नहीं हो? चालाक रहस्यमयी बंदे। पैमन हवा में झल्लाकर अपने छोटे पैर पटकने लगी। जब तेवत का काम पूरा हो जाएगा तो हम 7 ट्रेजर्स होटल में चलेंगे। तुम्हारी आवाज एकदम शांत रही। सच में? पैमन का चेहरा तुरंत खिल उठा। जोंगली, तुम दुनिया के सबसे अच्छे हो। पास खड़े निंग फेंगजी और चेन शिन की आंखें ये देखकर फिर से फटी की फटी रह गईं। इसे पटाना वाकई इतना आसान है? आप दोनों को मेरी तरफ से माफी। पैमन का स्वभाव बहुत सीधा है, जो दिल में आता है बोल देती है। तुमने माहौल संभाला। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। निंग फेंगजी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। पैमन जी का दिल बहुत साफ और मासूम है। हालांकि निंग फेंगजी के दिमाग में तुम्हारे कहे शब्द घूम रहे थे। तेवत? वो जगह कहाँ है? उसे नहीं पता था, पर 7 ट्रेजर्स होटल तो उसी के सेक्ट की प्रॉपर्टी थी। उसकी आंखें चमकी। उसने तुरंत अपने स्टोरेज टूल में से एक सोने की टोकन प्लेट निकाली। उस पर आगे 7 ट्रेजर्स लिखा था और पीछे सेक्ट का निशान बना था। जोंगली सर, पूरे डोलो कॉन्टिनेंट में हमारे सेक्ट की अनगिनत दुकानें और होटल्स हैं। इस टोकन से आप किसी भी दुकान पर उधारी कर सकते हैं। बाद में सारा हिसाब हमारे बंदे खुद कर लेंगे। आपको जेब से एक ढेला भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ उधारी कहा, ताकि तुम्हें यह एहसान न लगे, पर तुम्हें सुविधा पूरी मिले। वो जानता था कि तुम सिर्फ प्रिंस पैलेस के गेस्ट हो, किसी के गुलाम नहीं। तुम्हें अपनी तरफ खींचने का यह सबसे सही मौका था। इसे रख लीजिए सर। यह टोकन फेंगजी के अलावा सिर्फ मेरे और उस बूढ़े गुरोंग के पास है। चेन शिन ने भी जोर दिया। पैमन यह देखकर मन ही मन में बुदबुदाने लगी। ये क्या चक्कर है भाई? जोंगली जहां भी जाता है लोग उसे बिना पैसों के खाना खिलाने को तैयार हो जाते हैं। जब मैं ट्रैवलर के साथ थी तो दिन रात गधों की तरह मेहनत करके भी थोड़े से मोरा नहीं मिलते थे। रुको, क्या ट्रैवल का असली मजा यही नहीं था? मैं इतनी आलसी बनने की बातें क्यों सोच रही हूँ? वो खुद ही अपनी सोच में उलझ गई। तुमने थोड़ा सोचा और वो टोकन स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर इधर उसकी बातें करने के बाद निंग फेंगजी और चेन शिन मुस्कुराते हुए विदा लेकर चले गए। हवेली के बाहर कदम रखते ही दोनों ने राहत की सांस ली। आज का माहौल बहुत गर्म था। ऐसे में एक महान डोलू को अपना दोस्त बना लेना सबसे बड़ी समझदारी थी। घाटा तो किसी हाल में नहीं था, पर जैसे ही वो सेक्ट के रास्ते पर पहुंचे, चेन शिन का चेहरा अचानक बहुत ही गंभीर हो गया। तलवार भाई, तुम्हें क्या हुआ? निंग फेंगजी हैरान रह गया। बातें तो इतनी अच्छी हुई थी, फिर ये उदासी क्यों? क्या हुआ भाई? क्या बात नहीं बनी? गुरोंग भी उड़ता हुआ उनके पास आ पहुंचा। बात तो बन गई। चेन शिन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज बहुत भारी थी, पर वो बंदा मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सुनते ही निंग फेंगजी और गुरोंग दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। केवल वही स्पिरिट मास्टर जानते थे जो 95 लेवल पार कर चुके थे कि 95 के बाद हर एक लेवल का अंतर कितना भयानक होता है। 95 और 96 लेवल के बीच स्पिरिट पावर में 40% का फर्क होता है, और 96 से 97 लेवल के बीच तो 50% से भी ज्यादा का अंतर आ जाता है। यानी एक 97 लेवल का सुपर डोलू किसी 95 लेवल वाले से दुगुनी ताकत रखता है। निंग फेंगजी की मदद के बिना तुम अकेले ही चेन शिन और गुरोंग दोनों को खिलौने की तरह मसल सकते थे। निंग फेंगजी का दिल जोर से धड़का। वो सोच रहा था कि तुम 93 से 95 लेवल के बीच हो गए, पर तुम तो चेन शिन से भी कहीं आगे निकले। खुशी के बीच चेन शिन के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। तुम लोग सिर्फ उसकी आज की ताकत देख रहे हो, पर सबसे भयानक बात भूल रहे हो।
उसने अपने दूसरे स्पिरिट पर अब तक एक भी स्पिरिट रिंग नहीं चढ़ाई है। जब वो 99 लेवल की सीमा पर पहुंचेगा और फिर अपने दूसरे स्पिरिट पर 9 अति दुर्लभ रिंग्स चढ़ाएगा। चेन शिन की आवाज कांप रही थी। तुम दोनों सोचो, क्या वो इस महाद्वीप के इतिहास में 10,000 सालों बाद बनने वाला पहला भगवान नहीं बन जाएगा? ये शब्द सुनते ही निंग फेंगजी और गू रोंग का पूरा शरीर कांप उठा। 99 लेवल के बाद दूसरे स्पिरिट की 9 विशालकाय रिंग्स का सपोर्ट ये सच में नामुमकिन को मुमकिन बना सकता था। तीनों काफी देर तक सन्नाटे में खड़े रहे। आखिर में तीनों एक ही नतीजे पर पहुंचे। ऐसे बंदे से दुश्मनी मोल लेना तो दूर, उसके खिलाफ सोचने की भी गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान से भागना भी नामुमकिन है। उधर तुम्हारी हवेली में दोपहर होने से पहले ही मेहमानों का दूसरा झुंड आ पहुंचा। निंग फेंगजी के जाने के थोड़ी ही देर बाद स्पिरिट हॉल का प्लैटिनम बिशप सालास तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। बाहर से देखने वाले लोगों को लगा कि सालास बहुत उम्मीदों के साथ अंदर गया था, पर थोड़ी देर बाद बहुत गुस्से में मुंह बनाकर आस्तीन झटकते हुए बाहर निकल आया। पर किसी को नहीं पता था कि हवेली के अंदर क्या हुआ था। अंदर जाते ही सालास तुम्हारे सामने घुटनों के बल बैठ गया था और तुम्हें सिर झुकाकर प्रणाम कर रहा था। तुम दोनों के बीच बहुत ही मजाकिया और अच्छी बातचीत हुई थी और जाते जाते वो तुम्हारे लिए कई अनोखे खजाने छोड़ गया था। बाहर आकर गुस्से का नाटक करना तो बस दुनिया की नजरों में धूल झोंकने का एक ड्रामा था, क्योंकि इस वक्त अनगिनत जासूस हवेली के बाहर नजरें गड़ाए बैठे थे। सड़क पर चलते हुए सालास के होठों पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन में सोचा, सब सोच रहे हैं कि मैं हार कर आ रहा हूँ, पर उन्हें क्या पता कि असली खेल तो स्पिरिट हॉल के हाथ में है। सालास के निकलते ही शुए चिंघे टाइम पर पहुंच गया। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे पहले आए दोनों मेहमानों के बारे में सब पता चल गया। निंग फेंगजी भी कितना उतावला निकला, सबसे पहले ही पटाने आ गया। लगता है 7 ट्रेजर्स सेक्ट में वाकई ताकतवर उस्तादों की अकाल पड़ी है। और सालास के बारे में तो उसने मन ही मन में उसकी तारीफ की। इस बूढ़े की एक्टिंग वाकई क्लास 1 है। क्या जबरदस्त गुस्सा होने का नाटक किया है। स्पिरिट हॉल का असली हीरो है ये चिंघे। पैमन ने उसे देखते ही उसकी तरफ उड़ान भरी। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आखिर यह इस नई दुनिया में उसका सबसे पहला दोस्त था जिसने उसे तोहफा दिया था। हाय पैमन, शुए चिंघे ने मुस्कुराकर कहा। क्या तुम लोगों ने दोपहर का खाना खा लिया? अभी कहाँ? मैं और जोंगली कल वाले 7 ट्रेजर्स होटल ही जाने वाले थे। चिंघे, तुम भी चलोगे क्या? 7 ट्रेजर्स होटल का नाम सुनते ही शुए चिंघे का दिल एक पल को धक से रह गया। कल की बेइज्जती की यादें तुरंत ताजा हो गईं। उसका चेहरा थोड़ा उतरा। उसने झिझकते हुए कहा, ठीक है, चलते हैं। पर उसके मन में तूफान चल रहा था। इन दोनों बेवकूफों के पास आज भी पैसे हैं या नहीं? कहीं फिर से यह न कह दें कि चिंघे, क्या तुम पैसे लाए हो? कल तो बर्तन मांजते मांजते बचा था, आज फिर वही नौटंकी न हो जाए। फिक्र मत करो चिंघे, आज हम पूरे पैसों के साथ जा रहे हैं। तुमने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत ही गंभीर आवाज में कहा। इस अचानक हुए टच से शुए चिंघे का पूरा शरीर एक पल को कांप उठा। उसके गाल तुरंत लाल पड़ गए। यह बंदा ऐसे अचानक हाथ कैसे रख सकता है? पर हैरानी की बात यह थी कि उसे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, बल्कि दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो गईं। चिंघे, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो गया? पैमन उड़कर उसके सामने आई और अपना छोटा सा हाथ उसके माथे पर रख दिया। अरे, माथा तो गर्म हो रहा है, कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ गया? शुए चिंघे ने तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाया। आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं ठीक हूँ, चलो खाना खाते हैं। तुम भी थोड़े असमंजस में पड़ गए। एक बड़े का छोटे के कंधे पर हाथ रखना तो नॉर्मल बात है, इतना क्यों शर्मा रहा है ये? खैर, आगे से ऐसी नादानी नहीं करूंगा। थोड़ी देर में शुए चिंघे ने खुद को संभाल लिया, पर उसने देखा कि तुम अब उससे थोड़ी दूरी बनाकर चल रहे हो। उसके दिल में एक अजीब सी जलन हुई और उसने बिना दिखाए चुपके से तुम्हारे थोड़ा और करीब कदम बढ़ा लिए। जोंगली सर, अगले कुछ दिनों तक शायद मैं तियानदो शहर में न रहूं। अगर आपको कोई काम पड़े तो मेरे पैलेस के स्नेक मैनेजर से मिल लीजिएगा, वो सब संभाल लेंगे। चिंघे, तुम कहाँ जा रहे हो? पैमन ने उत्सुकता से पूछा। शुए चिंघे ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, मेरी स्पिरिट पावर अभी अभी 40वें लेवल पर पहुंची है। 2 दिन बाद सनसेट फॉरेस्ट जा रहा हूँ ताकि कोई सही स्पिरिट रिंग ढूंढ सकूं। अगर वहां नहीं मिली तो स्टारडस्ट फॉरेस्ट जाऊंगा। तुमने साइड से उसे एक नजर देखा। 10 साल पहले ही तुम्हारा लेवल 40 हो चुका था। तुम्हें अच्छी तरह पता था कि शुए चिंघे का लेवल 40 नहीं बल्कि 60वें लेवल की सीमा पर था। वो असल में अपनी 6ठी स्पिरिट रिंग लेने जा रहा था। बीस्ट फॉरेस्ट बहुत खतरनाक होते हैं। क्या तुम अकेले जा रहे हो? तुम रुक गए। तुम्हारी आवाज शांत थी। तुम्हें पता था कि उसके पीछे छुपकर कई डोलू उसकी हिफाजत करते हैं, तो कोई खतरा नहीं था। पर अगर इस छियान रेनशुए को कुछ हो जाता तो इस महाद्वीप के इस रायते को कौन समेटता? क्या तुम्हें अपने रिटायरमेंट से बाहर आकर फिर से ड्यूटी संभालनी पड़ती? ये सुनकर शुए चिंघे के दिल में एक मीठी सी गर्मी भर गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके बारे में इतना सोचोगे। आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पैलेस के गार्ड साथ रहेंगे। वो मुस्कुराया, पर उसके दिमाग में प्लान चल रहा था। शायद अब सही वक्त आ गया है कि मैं इसे अपनी असली पहचान बता दूं। तुमने हल्का सा सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। 7 ट्रेजर्स होटल के प्राइवेट रूम में खाना पीना हो चुका था।
वेटर ने बर्तन हटाए, मीठी डिशेज लगाई और सलीके से दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। जोंगली सर, मेरे पिताजी को पता चला कि आप मेरे पैलेस के गेस्ट बने हैं, तो उन्होंने आपके लिए 10 लाख गोल्ड कॉइन्स और 10 बक्से भरकर कीमती जेवर भेजे हैं। शुए चिंघे ने अपने स्टोरेज टूल में से पूरे महाद्वीप में चलने वाला एक गोल्डन कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। उसके साथ ही 10 बक्से जगमगाते हुए पैमन के पास लग गए। हीरे जवाहरात की चमक देखकर पैमन की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने छोटे छोटे हाथ मलते हुए सारे बक्सों को अपनी जेब में सरका लिया। अमीर हो गए, अमीर हो गए जोंगली, अब हम। बोलते बोलते अचानक उसकी मुस्कान उड़ गई। वो उदास होकर सांस भरने लगी। नहीं यार, तुम तो वैसे भी हाथ खोलकर उल्टे सीधे खर्चे करते हो, इतने पैसों से तो और बर्बादी होगी। उसे पुरानी यादें आ गईं जब तुम लियुए की सड़कों पर बिना सोचे समझे लाखों मोरा उड़ा दिया करते थे। अपने पिताजी का मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करना। तुमने बहुत शांत होकर शुक्रिया कहा और वो कार्ड उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। भले ही तुम्हें पैसों की कोई कद्र न थी, पर सुबह के नाश्ते के लिए तो काम आ ही जाता। बस दुआ यह थी कि अगली बार तुम फिर से पैसे लाना भूल न जाओ। तुम्हें लगा कि इनाम यहीं खत्म हो गया, पर तभी शुए चिंघे ने एक और चीज निकाली। एक नीले रंग का हीरे के आकार का चमकदार पत्थर। उसमें से एक अजीब और पवित्र सी रोशनी निकल रही थी। उसके बाहर आते ही हवा में हल्की सी पानी की लहरें तैरने लगीं। वाह, ये खूबसूरत चीज क्या है? पैमन उड़कर टेबल के किनारे पर बैठ गई और आंखें फाड़कर देखने लगी। तुम्हारी नजर उस नीले पत्थर पर पड़ी। तुम्हारी आंखों में एक गहरा भाव आया। तुम और वो पत्थर दोनों एक दूसरे को शांत नजरों से देखने लगे। माहौल एक पल के लिए बहुत गंभीर हो गया। पैमन, यह तियानदो साम्राज्य का सबसे बड़ा खजाना है, हैनहाई कियानकुन शील्ड। ये प्राचीन काल का एक जादुई टूल है। शुए चिंघे ने समझाना शुरू किया। शाही परिवार बस इतना जानता है कि यह हमला और बचाव दोनों कर सकता है, पर इसकी असली कहानी किसी को नहीं पता। वो थोड़ा रुका, आवाज को धीमा करते हुए बोला, पिताजी ने हुक्म दिया है कि यह आपको भेंट किया जाए। उसके पीछे का असली जुमला, ताकि मुसीबत के वक्त आप साम्राज्य की मदद करें। वो मुंह से नहीं बोल पाया, पर तुमने जल्दबाजी नहीं की। तुमने नजर उठाकर शुए चिंघे को देखा। चिंघे, क्या तुम जानते हो कि यह असली में क्या चीज है? शुए चिंघे हैरान रह गया। उसने हाथ जोड़े। कृपया मार्गदर्शन करें सर। यह समंदर के भगवान सी गॉड पोसाइडन का असली वारिस बनने का जरिया है। सी गॉड का दिल। इस एक लाइन ने शुए चिंघे के होश उड़ा दिए। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। भगवान बनने का मौका? अगर कोई इस पत्थर की कसौटी पर खरा उतर जाए तो वो सी गॉड आइलैंड जाकर सीधा भगवान का पद हासिल कर सकता था। शुए चिंघे ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में पकड़ा वो पत्थर और कस गया। साम्राज्य के खजाने में इतना बड़ा राज छुपा था और तुमने एक नजर में पहचान लिया। पर जब तुम्हें पता था कि यह भगवान बनने की चाबी है, तो तुमने इसे चुपचाप जेब में रखने के बजाय उसे सच क्यों बता दिया? तुम्हें डर नहीं लगा कि वो मुकर जाएगा और खजाना वापस ले लेगा? तभी उसके दिमाग में उसके सपनों का वो सीन आया। वो यानवांग एम्परर जो एक हाथ से बड़े बड़े देवताओं को मसल दिया करता था। ऐसा महान गॉड इस सी गॉड के छोटे से पद को क्यों भाव देगा? इसे तांग सांड जैसे किसी लफंगे के हाथ लगने देने से बेहतर है कि तुम्हें ही दे दिया जाए। वैसे भी तुम्हारी ताकत के सामने यह सी गॉड भी पानी भरेगा। शुए चिंघे ने खुद को संभाला और बहुत ही सच्चे दिल से कहा, सर, आपकी जानकारी का शुक्रिया। आप तो पहले ही डोलू बन चुके हैं। अगर इस सी गॉड के दिल का सहारा मिल जाए तो 100वां लेवल पार करके भगवान बनना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। कृपया इसे स्वीकार करें। तभी बगल में बैठी पैमन ने अपना मुंह बनाकर एक लाइन बोल दी, जोंगली को कोई भगवान भगवून नहीं बनना भाई। आवाज भले ही छोटी थी, पर उस शांत कमरे में बिल्कुल साफ दिखाई और सुनाई दी। शुए चिंघे का पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। अगर यह बात कोई और कहता तो वो मुंह पर हंस देता कि अंगूर खट्टे हैं, पर यह बात तुम्हारे स्पिरिट ने कही थी। उस बंदे के स्पिरिट ने जो चुटकी बजाकर कई गॉड्स को खत्म कर सकता था। भगवान नहीं बनना। उसने अपनी पूरी जिंदगी में जितने भी ताकतवर लोग देखे थे, उसके दादाजी, वो खुद, सब के सब भगवान बनने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे थे। कोई इंसान इस गद्दी को ठुकरा कैसे सकता है? तभी उसके कानों में तुम्हारे सपने की वो पुरानी लाइन गूंज उठी। इस दौर में जब चारों तरफ राक्षस और झूठे गॉड्स तबाही मचा रहे थे, मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं था, पर मैं अपनी जनता को तड़पते हुए नहीं देख सकता था। शुए चिंघे को अचानक सब समझ आ गया। तुम्हें कभी भगवान बनने का लालच था ही नहीं। तुम तो जनता की पुकार और उनकी भक्ति की वजह से भगवान की गद्दी पर बैठे थे। जो इंसान भगवान बनने के लिए मरता है और जिसे भगवान बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। उसने अपने दिल के तूफान को दबाया और गंभीरता से कहा, छोटी पैमन जी मजाक कर रही हैं। सर को भगवान बनना हो या न बनना हो, एक बार दिया हुआ तोहफा वापस नहीं लिया जाता। आप बस इसे रख लीजिए। तुमने उसे गहराई से देखा। तुम्हें यह प्रिंस थोड़ा अजीब लग रहा था। पहली मुलाकात में उसकी आंखों में छुपा खौफ झूठा नहीं था, और अब यह जानते हुए भी कि यह सी गॉड की चाबी है, वो तुम्हें दे रहा था। वजह समझ न आने पर तुमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया और वो सी गॉड का दिल उठाकर अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद शुए चिंघे ने अपने काम का बहाना बनाया और विदा लेकर चला गया। प्रिंस बनना भी कितना बेकार काम है ना, दिन रात बस काम काम काम।
पैमन ने उसके जाते ही मुंह बनाया। जो जिस पद पर बैठता है उसे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। अगर उस गद्दी को चुना है तो यह सब सहना ही पड़ेगा। अरे यार, तुम फिर से ज्ञान देने लगे। मेरा सिर घूम रहा है। आसान भाषा में बोलो ना। पैमन ने अपना सिर पकड़कर रोना रोया। तुमने बेबसी से उसे देखा, यानी ताज पहनना है तो उसका वजन भी उठाना पड़ेगा। ओह, अच्छा ये मतलब था। पैमन को समझ आया। फिर वो तुरंत तुम्हारे पास आकर उत्सुकता से पूछने लगी, तो जब तुम भगवान की गद्दी छोड़कर आए तो क्या तुम वो वजन नहीं उठाना चाहते थे? ऐसा नहीं है। तुमने उसकी बात काटी। लियुए की जनता और अमर देवताओं ने मेरे साथ हजारों साल बिताए हैं। बच्चे आखिरकार बड़े हो ही जाते हैं, चाहे चट्टान कितनी भी सख्त क्यों न हो। एक दिन थकान आ ही जाती है। लियुए को आखिरकार लियुए के इंसानों के भरोसे छोड़ना ही था। घूम फिरकर बात तो वही आ गई ना, इरोजन। पैमन ने एक सेकंड में सच बोल दिया। अगर उस इरोजन का दर्द सहन से बाहर न होता तो तुम उस किनारे के पार क्यों आते और मेरे साथ यहाँ क्यों फंसते? तुम चुप रहे। चलो पैमन, 2 दिन बाद तुम्हें स्टारडस्ट फॉरेस्ट घुमाने ले चलता हूँ। तुम अपनी जगह से उठे, पर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। पैमन के कान खड़े हो गए, आंखें बल्ब की तरह चमकी। कैसी शर्त? अगर मुझे खाने से नहीं रोकोगे तो मैं सब मानने को तैयार हूँ। कम बोला करो। पैमन वहीं हक्की बक्की रह गई। क्यों? मैं तो तुम्हारी गाइड हूँ। अगर मैं नहीं बोलूंगी तो तुम्हें रास्ता कौन दिखाएगा? क्या ये तेवत है? ये तो डोलो कॉन्टिनेंट है। यहाँ तो तुम्हें मेरे से भी ज्यादा पता है। पैमन ने अपना सिर खुजलाया, पर फिर भी झल्लाकर बोली, पर मुझे कम बोलने को क्यों कह रहे हो? तुमने कोई लंबा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, वक्त आने पर पता चल जाएगा। पैमन मुंह बनाकर बैठ गई। मन ही मन दुखी हो रही थी। पुराना ट्रैवलर तो मुझे कभी चुप रहने को नहीं कहता था। सब मुझे गॉड का बच्चा कहते थे। पैमन तो पैमन है, कोई फालतू का लाउड स्पीकर थोड़ी न हूँ। तभी होटल का मैनेजर अपने हाथ मलता हुआ तुम्हारे पास आया। चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। जोंगली सर, वो इस बिल का क्या करना है? कल आप तीनों ने प्रिंस पैलेस के नाम पर बिल लिखाया था, आज तो आप फिर से वहीं। मैनेजर ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। तुमने अपने जेब से निंग फेंगजी की दी हुई सोने की टोकन प्लेट निकाली और मैनेजर को पकड़ा दी। बिल 7 ट्रेजर सेक्ट के खाते में लिख दो। मैनेजर ने वो प्लेट पकड़ी, एक बार प्लेट को देखा, फिर तुम्हें देखा। उसकी आंखें बाहर आने को हो गईं। तुम और पैमन एकदम कूल अंदाज में उस मैनेजर की फटी आंखों के सामने से होटल का दरवाजा पार करके बाहर निकल गए। सुप्रीम एल्डर की टोकन प्लेट? ये बंदा सुप्रीम एल्डर की प्लेट पर उधारी कर रहा है। मैनेजर तुम्हें जाते हुए देख रहा था। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। 7 ट्रेजर सेक्ट की सुप्रीम एल्डर प्लेट का पावर बहुत हाई था, पर पूरे सेक्ट में सिर्फ 2 ही सुप्रीम एल्डर थे, चेन शिन और गु रोंग, और वो दोनों कभी अकेले उधारी करने नहीं निकलते थे। ये प्लेट असली थी, इसमें कोई शक नहीं था। कोई बेवकूफ ही 7 ट्रेजर सेक्ट की प्लेट फर्जी बनाने की हिम्मत करता। यह मैनेजर असल में निंग फेंगजी का चचेरा भाई था। वो पहले निंग फेंगजी की गद्दी से जलता था, पर जब निंग फेंगजी स्वॉर्ड डोलू चेन शिन को ले आया तो उसने पूरी तरह घुटने टेक दिए थे। अब जब उसने तुम्हारी 1 लाख साल की रिंग वाली ताकत के बारे में सोचा तो उसे तुरंत समझ आ गया, ये तो निंग फेंगजी द्वारा पटाया गया नया सुपर डोलू है। उसने सेक्ट मास्टर की चालबाजी की मन ही मन तारीफ की और चुपचाप उस बिल को पास कर दिया। भविष्य के सुप्रीम एल्डर को फ्री में खाना खिलाना तो फायदे का ही सौदा है। इस सीरीज की स्टोरी अभी यहीं तक पब्लिश हुई है। जैसे जैसे एपिसोड आएंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सोक्स गेमर चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन मिस ना हो।